तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। आज पढ़ेंगे आपके साथ उत्तराखंड की जनजातियाँ और बिना समय गंवाए आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता ही है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी आबादी जो है जनजाति में वो थारू है और सबसे कम आबादी जो है कौन सी है? राजी या वनरावत। ओके, और शायद आप ये भी जानते होंगे कि मध्य हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति भोटिया, तो शिवालिक की सबसे बड़ी जनजाति थारू, तराई की भी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो थारू है। इसके अलावा पूर्वी हिमालय में आप जाएं तो पूर्वी हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति आबादी भोटिया और पश्चिम हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति आबादी आप बताएं, क्या नाम आपका? शाहीन। पश्चिम हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति आबादी पश्चिम हिमालय में आ जाता है देहरादून उत्तरकाशी वाला इलाका, जौनसारी। ठीक है, शाबाश, जौनसारी। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ना, कॉमन चीज़ें हैं, इन्हें हम वन लाइनर कहते हैं। आप लोग एक्चुअली अक्सर तैयारी करते हैं और मैं लगभग अपनी हर वीडियो में इस बात को कहता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद कहते हैं पेपर बड़ा अच्छा हुआ। ठीक है ना, उसके बाद जब रिजल्ट आया ये भी ख़राब हो गया, ये भी ख़राब हो गया और ये भी ख़राब हो गया, 2.5 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। वो 2.5-2 नंबर से नहीं रहता, वो 15-16 नंबर से रह जाता है। लेकिन आप अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी झेम को मिटाने के लिए कहते हैं 2-2.5 नंबर से रह गया। वो क्यों रह रहा है 2-2.5 नंबर से? क्योंकि आपका जो ध्यान है वो केवल वन लाइनर्स पे है। कल मैं हल्द्वानी गया, मैंने बुक स्टॉल पे बुक्स देख रहा था, तो बहुत सारी जो बुक्स लगी हुई थी वो लगी हुई थी वन लाइनर स्पेशल, है ना, बहुविकल्पी स्पेशल, स्मार्ट फैक्ट, ये फैक्ट। मैंने बुक सेलर से कहा, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये कैसी किताब बिक रही है? पता क्या कह रहा सेलर सर, वो वाली किताबें पढ़ने वाले चले गए, हाँ, जॉब भी नहीं लग रही किसी, बेरोजगार बैठे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो, वन लाइनर भी रटेंगे आप, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे कि भोटिया जनजाति किसके रक्त का मिश्रण है? तो जौनसारी जनजाति किसके रक्त का मिश्रण है? भोटिया जनजाति का ओरिजिन क्या है? तो जौनसारी। और राजी जनजाति का ओरिजिन क्या है? राजी जनजाति कहाँ से आई उत्तराखंड में बिलाल? राजी जनजाति उत्तराखंड में कहाँ से आई? कहीं से नहीं आई। राजी जनजाति उत्तराखंड की सबसे आदिम जाति है, जनजाति नहीं, सबसे आदिम जाति है। जनजातियां तो हमने बाद में नाम दिया। आमतौर पर पंडित जी, चलो आपसे बताते हैं, जाति और जनजाति इसमें अंतर क्या होगा? किसे कहते हैं हम जनजाति? ट्राइब या आदिवासी, है ना, या खाना बदोश, या कबीलाई संस्कृति के लोग, है ना। आपने सुना होगा ना, खाना बदोश, कबीले वाले, ट्राइब, आदिवासी या जनजाति, इन्हीं को बनपुत्र भी कहते हैं। क्या है क्या ये आदिवासी? आदिवासी तो जो पुराने ज़माने से रहकर आ रहे हैं, यानी कि आदिकाल, यानी कि पुराने ज़माने से लेकर आ रहे हैं। लेकिन इनको हमने जनजाति क्यों कहा है? क्या होती है जनजाति? क्या जैसे आज हम लोग खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं, पहले भी हमारे पूर्वज भी ऐसे खाते पीते पहनते थे? आपको पता है हमारे पूर्वज शिकारी थे, है ना, पेड़ों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे। भाई आसमान से बिजली गिर रही है, बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है, तो उनके पास छत तो थी नहीं, तो गुफाओं में रहते थे। सामान्य परिस्थितियों में पेड़ों में रह लेते थे जंगली जानवरों से बचने के लिए, और जब कोई आपदा आ जाए तो गुफाओं में चले जाते थे, है ना। एकदम से उन्होंने घर बनाने सीख लिए क्या? नहीं सीखे ना, क्योंकि घर बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए एक रस्सी जरूर चाहिए होगी। पहले तो रस्सी की खोज की गई होगी ना, आसपास घास फूस मिली होगी, और उसको बटना समझते हैं ना, बटना, उसको बट लिया होगा, बट के देखा, अरे यार इसको कोई तुक्के से कहीं बांध दिया, अरे वाह ये तो मजबूती से कहीं उड़ ही नहीं रहा, घास फूस कहीं उड़ ही नहीं रहा, है ना। फिर किसी के दिमाग में आया हो खुराफाती के, उसने लकड़ियाँ रखी होंगी, उसके ऊपर थोड़ा सा घास फूस रख दिया होगा, दोपहर की गर्मी में वाह ये छाया आ रही है ना, वो फिर हवा आई होगी, उड़ गया होगा, फिर सोचा इसको उड़ने से कैसे बचाएं, तो फिर भारी लकड़ियाँ और मजबूत रस्सियों से उसको बांधना शुरू कर दिया होगा। फिर आग लगने लगी या वो गलने लगे, फिर किसी खुराफाती के दिमाग में आया होगा कि इसको मिट्टी से लपेट दें, है ना। फिर ईंट आ गई, एक दिन में थोड़ी आ गई ईंट। सिंधु घाटी सभ्यता, अभी आपने सुना होगा, मैं उस ज़िले का नाम भूल गया, यस, राखीगढ़ी, हरियाणा में राखीगढ़ी में, आपने 2-3 दिन पहले अखबार में अगर पढ़ा हो तो वहाँ पर 4000 साल पुराना कंकाल मिला है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है? 2750 BC से बहुत से लोग कह देते हैं इसका अस्तित्व शुरू हो गया, है ना, 2750 BC से। लगभग 4-4.5 हज़ार साल पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। अब सन 2024 चल रहा है ना, 4-4.5 हज़ार साल पुरानी है। तो अब उस वहाँ पर कंकाल मिला है 4000 साल पुराना, कब्र मिली है राखीगढ़ी में। तो उसके पास मिट्टी से बने हुए बहुत सारे बर्तन भी मिले हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आज जो हम ये बढ़िया नहीं, मेरी तो बढ़िया नहीं है, तुम्हारी जो बढ़िया टी-शर्टें हैं और बढ़िया शैम्पू, आँखों में काजल तुमने लगा रखे हैं, तो ये एक दिन में थोड़ी आ गए, धीरे धीरे समय के साथ ये डेवलप हुए हैं। अब हम लोग जो हैं, कहते हैं ना, एक समाज की मुख्य धारा के साथ रहने वाले और एक समाज से अलग हो जाने वाले, समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाने वाले,
जानबूझकर अलग नहीं हुए, वो पिछड़ गए। ऐसे पिछड़े के धीरे 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 और किनारे और किनारे और किनारे होते गए। कभी इन कोल किरातों का ही राज था उत्तराखंड में, जिन्हें आज हम उत्तराखंड की आदिम जनजाति या हम जिन्हें आदिवासी कह रहे हैं, कभी इन्हीं का राज था। लेकिन बाहरी हमले हुए, आर्य आए, आर्यों के सामने ये ना टिक पाए, आर्यों के सामने ना टिक पाए तो अपनी जान बचाने के लिए थोड़े से और ऊपर पहाड़ों पर चले गए। शक आए, कुषाण आए, मौर्य आए, तो अपनी जान बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा और ऊपर पहाड़ों पे चले गए। जहाँ पहाड़ नहीं है वो अंदर रेगिस्तानों में दूर तक चले गए हम लोगों से बचने के लिए, हम जो आतताई आक्रांता थे, है ना। कहीं कोई जंगलों में चले गए और अंदर और अंदर और अंदर घने जंगलों में वो चले गए अपनी जान बचाने के लिए। तो अब जब वो दूर दराज के घने जंगलों में चला गया, दूर दराज के मरुस्थलों में चला गया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चला गया, या आप देखें ना लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में सारी आदिवासी आबादी है, तो समुद्र में दूर टापू पे चले गए हम लोगों से, या ये जो आतताई लोग आए थे अपने साथ सिविलाइजेशन लेकर के जो आए थे लोग, है ना, लड़ने के नए नए तरीके लेकर आए थे, तो उनसे अपनी जान बचाने के लिए कोई अंडमान निकोबार पे चला गया, होंजे जारवा, है ना, होंजे जारवा, सेंटिनल, अंडमानी निकोबारी जो जनजातियाँ हैं, अपनी जान बचाने के लिए दूर दूर टापू पे। किसी ज़माने में ये राजा थे, है ना, लेकिन हम लोग लेकर के आए नई नई टेक्नोलॉजीज़, जीने के नए तरीके, शोषण के नए नए तरीके हम लेकर आए, तो अपनी जान बचाने के लिए दूर दराज कोई टापू पे, कोई मरुस्थल में, कोई वनों में, कोई जंगलों में, कोई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चला गया। और जो हमारी जो मेन स्ट्रीम है समाज की, उससे अलग कट गया। इनके अपने रीति रिवाज, अपनी बोलियाँ, अपनी भाषाएँ, अपने नियम कानून हमसे अलग हो गए। ये नहीं कि खराब हो गए, अब हमारी नज़र में वो खराब हो गए, उनकी नज़र में वो सही है। लेकिन हम चूँकि, अच्छा, हम लोग की खूबी क्या है कि हम लगातार डेवलप करते जा रहे हैं। अब चूँकि हम लोग सभी एक साथ रह रहे हैं ना, हम लोग सभी एक साथ समूह में रह रहे हैं, तो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। कोई किसी से कुछ सीख रहा है, कोई किसी से कुछ सीख रहा है। बाबर आया, तुलगमा नीति लेकर के आया, हमने भी सीख ली वो, है ना। फिर ब्रिटिशर्स आए, तोपे लेकर आए, आज हमने ब्रह्मोस बना करके फिलीपींस को बेचनी शुरू कर दी है। लेकिन ये लोग जो थे वो समाज की मुख्य धारा से कट गए। तो बनवासी, आदिवासी, बनवासी, बनपुत्र, जनजाति, खाना बदोश, कबीले, ट्राइब्स, ऐसे समूह हैं, ऐसे जातीय समूह हैं, फिर मैं कहूँ जनजाति नहीं, ऐसे जातीय समूह हैं जो समाज की मुख्य धारा से अलग हो गए, जो दूर दराज के दुर्गम इलाकों में, जहाँ आम आदमी की पहुँच सहज ना हो, आसानी से पहुँचना हो, वहाँ चले गए, जिनके अपने रीति रिवाज हैं, अपनी लिपियाँ, अपनी बोलियाँ और अपनी भाषा हैं, अपना अलग कल्चर है, अपने धर्म है, उनको हम कहते हैं जनजाति। तो उत्तराखंड में जो है प्रमुख जनजातियां हैं आपकी भोटिया, थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी, है ना। इसके अलावा और माहीगीर है, जाट है, तोलच्छा, मारच्छा, ये कुछ जनजातियां हैं। तो 1967 में प्रेसिडेंट ने कितनी जनजातियां अधिसूचित की, कब की, क्या की, ये सारे फैक्ट मैं आपको अलग से लिखाऊंगा। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए रोक दीजिए। तो चलिए सर, अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भोटियास की। मध्य हिमालय की या जो उच्च हिमालय या ऊपरी हिमालय, उसकी सबसे बड़ी जनजाति है भोटिया। जनजाति के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग नाम भी है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है भोटियास के। जैसे चमोली में भोटिया को हम मारच्छा और तोलच्छा कहते हैं, कहीं मारच्छा और कहीं तोलच्छा कहते हैं। पिथौरागढ़ में इनके नाम है जोहारी और शौका, और उत्तरकाशी में इन्हें कहते हैं जाट, ठीक है ना। लद्दाख में इसको कहते हैं भोंटा। किन्नौर कहाँ हुआ, हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में इन्हें कहते हैं भोट, और भूटान में कहते हैं इनको भूटानी। तो ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, ओके। अब नेक्स्ट जो थारू हैं, थारू, अब जैसे भोटियास का मूल निवास कहाँ पर है, कहते हैं ना भोटियास जो का ओरिजिन जो है भोटियास का, वो कहाँ पर है। अच्छा, भोटिया जो है वो हमारी देसी नस्ल ही है ना, लेकिन देसी नस्ल ना होकर के भी इसे हम हाइब्रिड नस्ल भी कहते हैं कभी कभी। हाइब्रिड माने हिंदी में हाइब्रिड को क्या कहते हैं, संकर। 2 प्रजातियों के मेल से जो नई नस्ल निकले या नई प्रजाति निकले, उसे हम हाइब्रिड या संकर कहते हैं। आदन बाजार में जाओ ना, आओ भाई, अरे हाइब्रिड से बचो, हाइब्रिड टमाटर से बचो, देसी टमाटर आओ। जो देसी टमाटर होगा वो बिल्कुल कतई एकदम लाल सुर्ख नहीं होगा, हरा हरा सा होगा, हरा हरा सा, मोटा मोटा सा, है ना। और जो आपके हाइब्रिड टमाटर है ना, बिल्कुल सुंदर सुंदर से, जैसे कि इनकी शर्टें हैं, ऐसे कि लाल चटक, छोटे छोटे, है ना। तो कहते हैं ना देसी खीरा और हाइब्रिड खीरा, अंतर पता है स्वाद का अंतर पता है? हाइब्रिड खीरे का और देसी खीरे का अंतर पता है? नहीं पता करके आना, संडे मार्केट लगती है, उसमें जाना, ठीक है, ओके। कहाँ थे? तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये ठीक है कि ये देसी नस्ल है, इनका ओरिजिन यहीं हुआ है, यहीं पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना आप लोग, आपको पता है मंगोलों के हमले अक्सर होते रहते थे, इसे हम मंगोल नस्ल कहते हैं। भोटिया जनजाति को जो मानव विज्ञान की दृष्टि से या एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि से हम कहते हैं मंगोल नस्ल। मंगोल नस्ल क्यों कहते हैं कि तिब्बती और मंगोल लोगों के मेल से ये जाति पैदा हुई है।
एक वो तिब्बती लोग और दूसरे मंगोल लोग, उनके मेल से ये आबादी या ये जनजाति पैदा हुई है, ठीक है। लेकिन भोटिया खुद को जो हैं, भोटिया खुद को कहते हैं कि हम खस राजपूत हैं, खस जाति के राजपूत हैं। अब जो भी है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप उसी हिसाब से आप आंसर दे देना, ठीक है, कि भोटिया अपने आप को क्या मानते हैं, खस राजपूत, ठीक है ना। और भोटिया किस नस्ल के हैं, ये मंगोल नस्ल के हैं, ठीक है ना। और यह आपको कह दे कि मंगोल और तिब्बतों के मेल से कौन सी नस्ल पैदा हुई है, भोटिया। अब यहीं पर एक क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे थारू, मैंने यहाँ लिख रखा थारू, तो मैंने यहाँ लिखा मंगोल नस्ल के सबसे निकट, सर्वाधिक निकट। थारू जनजाति जो है मंगोल नस्ल के सर्वाधिक निकट, तो ऐसा क्यों लिखा होगा मैंने, मंगोल नस्ल के सर्वाधिक निकट। तो अगर आप देखेंगे भोटिया लोग जो हैं उनका जो स्किन का जो कलर है वो पीला सा होता है, कद थोड़ा छोटा होता है, नाटे नहीं होते, कद थोड़ा छोटा होता है, एवरेज हाइट होती है, शरीर जो है काफ़ी हष्टपुष्ट चौड़ा होता है, मुंह चौड़ा होगा, नाक चपटी होगी, आंखें छोटी छोटी होंगी और शरीर पे बाल कम होंगे, शरीर पे बाल कम होते हैं, और मूछें तो लगभग नाक के बराबर होती हैं, मूछें लगभग नाक के बराबर होती हैं, शरीर पे बाल कम होते हैं। इसके अलावा कद छोटा होगा, शरीर गठीला होगा, नाक चपटी होगी और जबड़ा या चेहरा जो होगा वो चौड़ा होगा, आंखें बारीक होंगी, छोटी छोटी आंखें होंगी। ये मंगोल नस्ल के लक्षण हैं, जो मंगोल नस्ल की जो शारीरिक विशेषताएं हैं उसके लक्षण हैं। लगभग यही विशेषताएं जो है थारू की है ना। आप मेरे गांव के पास आना, हमारे गांव के पास में ही थारू लोगों की बस्ती है, मैं मिलवाऊंगा आपसे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, हाँ ठीक है साहब। तो इसलिए हम कहते हैं कि उत्तराखंड में कौन सी नस्ल जो है मंगोल नस्ल के सबसे नज़दीक है। इसका मतलब यह है कि उसकी जो शारीरिक बनावटें हैं मंगोल नस्ल से सबसे ज़्यादा मिलती हैं, वो मिलती हैं मंगोल नस्ल से सबसे ज़्यादा निकट कौन सी है, थारू, ठीक है साहब। तो मंगोल और तिब्बती मिश्रण भोटिया, मंगोल और तिब्बती मिश्रण भोटिया, और मंगोल नस्ल के सबसे नज़दीक कौन है, थारू, ओके। अच्छा, अब यहीं पर बात चली ओरिजिन की, तो जैसे भोटिया अपने आप को तिब्बती और मंगोलों का मिश्रण या मिक्सर कहते हैं, तो उसी तरह से जो जौनसारी हैं वो मंगोल और डोमों का मिश्रण माने जाते हैं। उत्तराखंड में डोम जो आबादी थी, चंडाल, हादी और डोम, जिनको अंत्यज कहा गया था, है ना, वो आया ना अलबरूनी ने जब दिया ना भारत के समाज का विवरण जब दिया है, तो उसने कहा जी 4 वर्ण हैं, इसके अलावा एक वर्ग और था, चंडाल, हादी और डोम, जिनको अंत्यज कहा जाता था और इनको अछूत माना जाता था, अस्पृश्य माना जाता था, है ना। अब तो सब वो कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं, अस्पृश्यता को भारतीय संविधान ने ख़त्म कर दिया। तो एक और जाति थी, एक नस्ल थी जिसका नाम था डोम। तो मंगोलों ने जब हमले किए तो इन्हीं मंगोलों से हमारे यहाँ कुछ डोम स्त्रियों से संतानें पैदा हुई, यानी कि पिता कौन, मंगोल, और माता कौन, डोम। इनसे जो संतानें पैदा हुई उनको कहा गया जौनसारी। लेकिन जौनसारी जाति के जो लोग हैं, मानव विज्ञान की दृष्टि से हम ऐसा कहते हैं, लेकिन जौनसारी जाति के जो लोग हैं वो इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि जी हम पांडवों के वंशज हैं। महाभारत में जो पांडव हैं वो कह रहे हैं हम पांडवों के वंशज हैं, और ये माता कुंती को अपनी कुलदेवी मानते हैं, ठीक है। इसकी बात अभी बाद में करेंगे। अच्छा, अब जैसे भोटियास के बारे में मैंने कहा किस किस का मिश्रण है, तिब्बती और मंगोल नस्ल का मिश्रण है ना। कहाँ पर आए ये, कहाँ से पैदा हुए, मंगोल नस्ल से ही पैदा हुए, ओके। अच्छा, इनका मूल निवास कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में, तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर, आस्कोट वैली, दारमा वैली। इसके अलावा इधर आप चले जाओ चमोली में तो मलारी, माणा और नीति। उत्तरकाशी में चले जाओ तो अंगार और जानदुंग वैली। ये इनके ओरिजिन यानी कि मूल निवास है, यहाँ पर ये लोग ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, ओके, ठीक है। अब बात ये आई कि थारू जो है, थारू जो जाति है वो हमारे यहाँ कहाँ से आई। अच्छा, ये बात बिल्कुल तय है कि थारू जाति जो है बाहर से ही कहीं से आई है। अब थार नाम से, एक तो वह थार से या 2 नाम लेते हैं, एक तो थार डेजर्ट, और दूसरा कहते हैं कि जो थारू लोग हैं वो चावल से बनी हुई शराब का सेवन करते हैं जिसका नाम है थार, जिसका नाम है थार। खैर, अब तो हम मदिरापान से सभी लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, है ना। तो किसी ज़माने में पूर्वज पीते होंगे, ज़्यादा पीते होंगे चावल से बनी शराब जिसे कहते हैं थार, तो उसको ज़्यादा पीने की वजह से इनका एक नाम हो गया थारू। या एक चीज़ और रही है कि ये कहाँ से आए, थार डेजर्ट से आए, इसलिए इनका नाम हो गया थारू। अब थारू जो हैं वो कहते हैं साहब हम जो हैं महाराणा प्रताप के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। जब राजपूतों पर दबाव पड़ा तुर्कों और मुगलों का, तो धीरे धीरे वो पीछे हटते गए। हालांकि उन्होंने जीवन भर जो है का मुकाबला किया, लेकिन धीरे धीरे पीछे जंगलों की तरफ को हटते गए, ऊंचे पहाड़ों जंगलों की तरफ को हटते गए। तो ये कहते हैं कि जो महाराणा प्रताप के जो कुछ वंशज थे, जब यहाँ पर उत्तराखंड की तराई में, खास करके ऊधम सिंह नगर और चंपावत जिले जो हैं यहाँ कर बसे, तो ये वही थारू हैं। अच्छा, अब थारू अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज कह रहे हैं, तो उसी तरह से हमारे एक जनजाति और है बुक्सा। तो जो बुक्सा जनजाति है उसका इतिहास क्या है,
बुक्साज स्वयं को हम कहते, वो अपने आप को खुद ये कहते हैं बुक्साज जो है, जैसे मैं हुआ गुलफाम अली राजी, तो भाई मैं राजी जनजाति का नहीं हूँ, मैं हालांकि मेरा कोई कास्ट वास्ट में कोई लेन देन भी नहीं है, मैं तुर्क जाति का हूँ, है ना। तो अब मैं अपना ओरिजिन कहाँ ढूंढूंगा, महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी की तरफ को। महमूद गजनवी कहाँ से आया, अफगानिस्तान से आया है ना, तो मैं अपना ओरिजिन कहाँ ढूंढूंगा, उद्भव, पैदाइश कहाँ की हुई मेरी, है ना, कहाँ की नस्ल हुआ मैं, उत्तरी पश्चिमी भारत की तरफ गजनी का है, गोर का, है ना, गोरिया गजनी का। लेकिन धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हमने क्या यहीं को अपना लिया, यही हमारा देश हो गया। अब हमें क्या लेना, किसी अफगानिस्तान से, किसी गोरिया गजनी से। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ओरिजिन पढ़ोगे, मानव विज्ञान में जब ओरिजिन पढ़ोगे तो मुझसे क्या कहेंगे कि इनका ओरिजिन कहाँ पर है, गजनी में, अफगानिस्तान में, है ना, या जो पश्चिमी चीन का सिंजियांग स्टेट है वहाँ पर है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आपकी जो शारीरिक विशेषताएं मुझे बता रही हैं कि आप जो है मंगोलिया से आए, ठीक है, तो अब मैं आपको विदेशी नहीं कहूँगा, कोई आए, आपके पूर्वज आए, विदेश से आए, लेकिन आप यहीं पैदा हो गए। जैसे आप अमेरिका में चले जाइए, आप अमेरिका में चले जाइए, वहाँ की सिटीजनशिप ले लीजिए, तो आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने का मौका वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन आपके बच्चे अगर वहाँ पैदा हो गए तो फिर वो जन्मजात अमेरिकी हो गए। क्या हो गए, वो जन्मजात अमेरिकी हो गए, यानी कि वो जन्मजात नागरिक हो गए, अमेरिकी सिटीजन हो गए। अब वो जो हैं उन्हें वहाँ पर वो पूरे अधिकार मिलेंगे जो अन्य अमेरिकियों को मिलते हैं। तो अब आपकी और मेरी भी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पैदा होती गई, मरती गई, यहीं दफन होती गई, फिर पैदा होती गई, मरती गई, दफन होती गई। तो अब पूरी तरह से हम कौन हो गए, भारतीय, हिंदुस्तानी हो गए। तो उसी तरह से चाहे वो थारू हों, बुक्सा हों, भोटियाँ हों, कोलो, किरातो, कहीं से भी आए कहीं में, लेकिन अब वो पूरे के पूरे भारतीय हैं, उत्तराखंडी हैं। ओके, तो बुक्साज क्या हैं, तो कहते हैं साहब हम जो हैं धार से आए। धार कहाँ पर है, धार या धारा नगरी, धार या धारा नगरी इसी के पास है, उज्जैन। मध्य प्रदेश में एक रीजन है मालवा, उत्तराखंड में 2 कमिश्नरी हैं, कुमाऊं गढ़वाल, है ना। तो हम लोग कहाँ के हैं, कुमाऊं नहीं है, हम लोग कुमाऊं से हैं, आप कहाँ से, गढ़वाल से हैं, है ना, आप कहाँ से हैं, गढ़वाल से हैं, ठीक है। अब खुद कहीं ऐसा ना हो बाद में कुमाऊनी गढ़वाली के नाम पे भी लड़ाई झगड़े होने लगे ना। भाई हम सबसे पहले क्या हैं, सबसे पहले क्या हैं, हम लोग सबसे पहले क्या हैं, भारतीय, उससे ही पहले भारतीय तो हैं ही हम, उससे पहले क्या हम इंसान, है ना। वो आ गया ना दर्शन साहब कि सबसे पहले हम क्या हैं, इंसान है ना, मानव, मानव, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा जो बंटवारा शुरू हुआ, हम हो गए भारतीय। अब विदेश में आप जाओगे ना तो चाहे उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूर्व का हो, पश्चिमी का हो, इंडियन, हाँ इंडियन, वाह हो गई दोस्ती। वहाँ पर कोई वो नहीं है, ना किसी खान पान को लेकर के, ना पहनावे को लेकर के, ना बोली को, ना भाषा को लेकर के, है ना, वहाँ सब इंडियन है। वही होता ना, अब अपने से लगा हो जाता। आप यही दिल्ली चले जाओ, वहाँ से उत्तराखंड, अच्छा उत्तराखंड से हो, अरे वाह, तो उत्तराखंड से आए, लेकिन उसमें से एक उधम सिंह का, एक देहरादून का, तो उधम सिंह वाले से ज़्यादा लगाव हो जाएगा आपको, है ना। अब उसमें उधम सिंह वाले आपको मिल गए 3, एक जसपुर का, एक बाजपुर का, एक गदरपुर का, तो गदरपुर वाले से ज़्यादा लगाव हो जाएगा आपको, है ना। अब गदरपुर वाले भी आपको मिल गए 3, हाँ, एक भावर का, एक तराई का, और एक उधर बाजपुर से लगते हुए इलाके का। तो तुम कहाँ के हो, भावर के हो ना, सिटी के आसपास के, उससे ज़्यादा लगाव हो जाएगा। ये इंसानी फितरत है, ये जो है इंसानी फितरत है। इससे कोई भी, मतलब इससे ऊपर तो कोई उठ ही नहीं सकता। इससे ऊपर तो केवल गांधी जी उठ सकते हैं, गांधी जी जैसे लोग उठ सकते हैं ना, या महावीर स्वामी या महात्मा बुद्ध जैसे लोग उठ सकते हैं, है ना। वही तो था, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत यही तो थे, क्या कि हमने लगाव से बचना है, और लगाव से जब हम बच गए, लगाव से ऊपर उठ गए, तो वही हो गया आपका क्या, मोक्ष, है ना। तो खैर जनजाति पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ेंगे इसमें। कहाँ थे बेटे, हाँ, तो जो, हाँ मैंने कुमाऊं गढ़वाल में कह रहा था, तो जैसे हमारे कुमाऊं है ना, उसी तरह से मध्य प्रदेश में एक रीजन है मालवा, ठीक है ना। उसी मालवा में है धार और उज्जैन। तो धार जो था किसी ज़माने में एक फेमस पंवार एम्पायर की, पंवार या परमार एम्पायर की, पंवार भी कहते हैं उसको, परमार भी कहते हैं, वैसे सही नाम जो है परमार है, ठीक है ना। अब यही जो परमार वंश था उत्तराखंड में जब आया, इसी का जब वंशज उत्तराखंड में टिहरी में आया, तो यहाँ पर उसका नाम बदल के हो गया प्रोनाउंसिएशन में पंवार। गढ़वाली या पहाड़ी लैंग्वेज में वो परमार धीरे धीरे क्या हो गया, पंवार। जैसे सिंधु नदी पहले हुई सिंधसा, फिर हिंदसा, और उसी हिंदसा से हो गया आपका हिंदुस्तान, है ना। हाँ, इंडस इंडिया, इंडस इंडिया। तो जो मध्य प्रदेश में मालवा रीजन में खास करके जो परमार जाति के जो राजपूत थे, उनकी राजधानी थी धार, और उनकी सांस्कृतिक राजधानी थी उज्जैन, पॉलिटिकल राजधानी थी धार, और कल्चरल कैपिटल थी उनकी उज्जैन। तो अब जो बुक्साज जो हैं, बुक्साज अपने आप को कहते हैं कि हम जो हैं पंवार राजपूत घराने के, और कहाँ से आए हैं, धार या उज्जैन नगरी से आए, ठीक है साहब।
अच्छा ठीक है साहब, अब हम अनुमान क्या लगाते हैं, ये तो इनकी मानता हो गई। हम अनुमान, एक अनुमान ये भी लगाते हैं कि बुक्सा जो हैं एक्चुअली वो महाराणा प्रताप के सैनिकों से उनका कोई नाता है। महाराणा प्रताप के कैसे नाता है, महाराणा प्रताप ने जीवन भर संघर्ष किया मुगलों से। अब महाराणा प्रताप के कुछ सैनिक जो थे युद्ध में शहीद हो गए, बहुत सारे सैनिक महाराणा प्रताप के युद्ध में शहीद हो गए। अब उनकी जो विधवाएं थी या उनके परिवार की अन्य जो महिलाएं थी या छोटे छोटे जो बच्चे थे जो लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, वो अपनी जान बचाने के लिए अपने नौकरों के साथ चारों दिशाओं में फैल गए, जिसको जहां मौका मिला। तो उसी में से एक ब्रांच आपके आ गई उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ, खटीमा और बनबसा में। खटीमा किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ, ऊधम सिंह नगर में, और बनबसा किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ, चंपावत में। तो उसी में से कुछ लोग जो है धीरे धीरे अपनी जान को बचाते हुए आपके उत्तराखंड के जो तराई के इलाके हैं, तराई और भावर के इलाके, खटीमा और बनबसा, यहाँ पर आकर के बस गए। वो हैं बुक्सास, ठीक है ना। तो जैसा भी क्वेश्चन आए वैसे ही आप आंसर दे देना, ठीक है। अब समय के साथ हुआ क्या कि जो महिलाएं थीं धीरे धीरे उन्होंने इन्हीं लोगों से शादियां कर ली, है ना। जो नौकर दास आए थे धीरे धीरे उन्हें शादियां कर ली और वहाँ से ये नस्ल जो है आगे बढ़ने लगी, ठीक है। ओके, तो फिर से एक इसका रिकैप कर लेते हैं कि भोटिया जो है उनका ओरिजिन, ये भोटिया जो है मंगोल नस्ल है, तिब्बती और मंगोल रक्त का मिश्रण है। भोटिया खुद को क्या कहते हैं, खस राजपूत, ठीक है। थारू खुद को क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम जो है महाराणा प्रताप के वंशज हैं। बुक्सा क्या कहते हैं कि हम जो हैं क्या हैं, पंवार राजपूत हैं, हम धार या उज्जैन नगरी से आए हैं, ठीक है। जौनसारी अपने आप को क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम जो है पांडवों के वंशज हैं, और कुंती जो है वो हमारी कुलदेवी है। जौनसारी किसका रक्त मिश्रण है, मंगोल और डोमो का। किसका रक्त मिश्रण है, मंगोल और डोमो का, जौनसारी। और उसी तरह से जो आपका भोटियाज हैं वो किसका रक्त मिश्रण है, तिब्बती और मंगोल का, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब ये 2-4 चीज़ें रह गई, इसको निपटा लेते हैं। अब जो थारू है ना, अगर हम मानव विज्ञान की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड में सबसे पुराने या उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास के कोल और किरात। कौन से, कोल और किरात, है ना। शुरू में जब ये उत्तराखंड अलग स्टेट बना ना, तो फिर यहाँ पर एग्जाम होने लगे तो छोटी छोटी किताब आने लगी, इतनी सी किताब होती थी, उसी से पढ़ के लोग SDM बन गए। लेकिन धीरे धीरे नए राइटर आने लगे और रिसर्च होने लगी। अब ये उत्तराखंड का भी खाना भर गया। खाना समझ रहे हैं, लाइब्रेरी की एक अलमारी होती है, अलमारी में अलग अलग होते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको, मुझे भूल गया क्या कहते हैं, एक अलमारी का एक खाने को क्या कहते हैं, अंग्रेजी मीडियम, रैक तो नहीं कहते, अच्छा जो भी कहते हैं, हम कहते हैं खाना। क्या कहते हैं, खाना। वो फिल्म देखी आपने, ड्रीम गर्ल 1 देखी है मिस पूजा, अरे देखिए ड्रीम गर्ल 1, जिसने नहीं देखी वो देखो, मिस पूजा देखिए। तो वो एक जो उसमें कांस्टेबल बने हुए हैं, क्या है उनका नाम, विजय राज है, क्या है उनका नाम, बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं, विजय राज। अरे कौवा बिरयानी वाले, है ना। तो वो शेर सुनाते हैं ना, शेर नहीं शेर, है ना, शेर नहीं शेर। तो वो ऐसी कोई लाइन बोलता है ना, तो वो मिस पूजा जो आयुष्मान खुराना बने हुए ना, वो कहते हैं नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो बोल नहीं पाते। मैं चलो जो तुमने कहा वही, अजी जो तुमने कही वही। ओके, तो उसी तरह से तुमने कहा खाना तो खाना, तुमने कहा कॉर्नर तो कॉर्नर, तुम ये समझो कि अलमारी का एक हिस्सा, है ना। अब मैं भूल गया कि अलमारी का हिस्सा आया कहाँ से, क्या कह रहा था मैं, हैं उत्तराखंड में क्या, हाँ अब तो पूरी की पूरी अलमारी भर गई उत्तराखंड की किताबों से। ओके, खैर तो अच्छा चलते मैं बता दूं, हालांकि ऐसे मेरा कोई मकसद नहीं है विज्ञापन करने का। एक आप लोग भटकते रहते हैं ना उत्तराखंड में, क्या पढ़ें। अगर आप बुक से पढ़ने के शौकीन हैं तो एक लेखक हैं, मैं क्यों बताऊँ, चलें हाँ मैं कमेंट में बता दूंगा, फ़ोन करना बता दूंगा, है ना। यूट्यूब वाले नाराज़ हो गए तो वो कहने लगे तुम विज्ञापन अपना अलग से कर रहे हो, तुमने पैसे ले रखे हैं, मेरा तो चैनल ब्लॉक कर देंगे, है ना। अलग से व्हाट्सअप करना, एक बहुत अच्छी किताब है, उसका नाम बताऊंगा मैं, एक लेखक भी हैं, ठीक है। मैं कमीशन नहीं लेता हूं उनसे, पास से नाम शुरू होता है उनका, ठीक है। तो चलिए खैर, और साहब आज आपका विज्ञापन कर देते हैं। तो प्रशांत कुमार ओड़ करके एक राइटर है, उनकी उत्तराखंड की 2 बुक्स हैं, दो इतनी मोटी 2 बुक्स हैं। तो पूरी की पूरी रिसर्च करके उन्होंने लिखा है और बहुत मेहनत की है उस किताब में। अगर आप किताब को पढ़ना चाहें तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि कोचिंग क्या करती है आपको, जैसे कल मेरे साथ मेरी बहन जा रही थी, घूमती हुई बैठी हुई, तो ऐसे किसी पुराने स्टूडेंट्स का ध्यान आ गया हमें, तो कहने लगे उन्होंने तो आप भाई साहब न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़े। तो हाँ, वास्तव में नहीं पढ़े उन स्टूडेंट्स ने, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सारी मैगजीन, बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ के आते हैं, फिर आपको उनका निचोड़ यहाँ पर लिख देते हैं। आप लोगों को लगता है अरे बड़ा ईजी है, तो
सारा निचोड़ हम लाते हैं और लाके यहाँ लिख देते हैं। क्या निचोड़ है, क्या इसमें से क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो मैं आपको जो पढ़ाता हूँ बहुत सी चीज़ें वहाँ से भी लेकर आता हूँ, बहुत सी चीज़ें गूगल से, पता नहीं कहाँ से मैं तो लेकर आता हूँ। और कुछ जो कहानियाँ मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक मैं सुनता आया हूँ, जैसे थारू या बुक्सा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे गाँव के आसपास ही रहते हैं, बहुत नज़दीकी से हम इन लोगों को जानते हैं, वो हम लोगों को जानते हैं। तो प्रशांत कुमार और जी की 2 बुक्स हैं, उनका नाम तो मैं शायद ज्ञान गंगा के नाम से है, शायद ज्ञान गंगा के नाम से 2 बुक्स हैं, वो पढ़िए आप। और साहब देखो आपकी पब्लिसिटी कर दी मैंने। ओके चलिए साहब, ओके कहाँ थे ओड़ जाति कौन हुई उत्तराखंड में? ओड़ मैंने आपको पढ़ाया, उत्तराखंड में ओड़ जाति का पेशा क्या होता था? जैसे नाई जो बाल काटता है, तेली जो तेल का काम करता है। ओड़ कौन होते थे ना? राजमिस्त्री, मकान बनाने वाले, घर बनाने वाले जो लोग होते थे उन्हें कहते थे ओड़। ओके आगे कहाँ थे बेटे, मैं भूल गया, कहाँ थे जल्दी बताओ। हैं पता नहीं कहाँ थे, तो कहाँ थे जल्दी बताओ। चलिए जहाँ भी थे, मैं यहाँ पांडवों तक आ गया था ना, आगे चलते हैं। तो थारू अपने आप को क्या कहते हैं कि हम जो हैं महाराणा प्रताप के वंशज हैं। और थारू कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो चित्तौड़ से श्री राम की ओर से लड़ने के लिए लंका की लड़ाई में गए थे, मानता है थारू लोगों की मानता है कि हमारे पूर्वज जो थे चित्तौड़ कहाँ हुआ, चित्तौड़ कहाँ हुआ, किस स्टेट में हुआ चित्तौड़? हैं ऑप्शन दो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। चित्तौड़। राणा प्रताप कहाँ के थे? चित्तौड़ के आसपास के, राजस्थान के। कोई बात नहीं, अभी नए आए हैं, कोई बात नहीं। तो तुम्हारा नाम ले दूँ मैं और ये वीडियो पापा को सेंड कर दूँ? ठीक है। तो थारू कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो चित्तौड़ से लंका गए थे, लंका की लड़ाई में। ओके आगे चलें। अब हाँ मैं पता कहाँ था, तुम लोग भूल जाते हो। जो किरात, कोलो किरात जो है ना, वो उत्तराखंड की सबसे पुराने लोग हैं, सबसे प्राचीन निवासी हैं, सबसे आदिम निवासी हैं। ठीक है। तो जो मानव विज्ञान है वो ये कहता है कि जो थारू हैं वो किरातों के वंशज हैं। जो एंथ्रोपोलॉजी है या विज्ञान है वो ये कहता है कि थारू जो हैं किरातों के वंशज हैं, लेकिन इनकी खुद की मान्यता यह है कि हम राणा प्रताप के वंशज हैं। ओके। उसी तरह से बुक्साज जो हैं वो अपने आप को पंवार राजपूत घराने के कहते हैं, पंवार राजपूत कहते हैं, लेकिन हम ये अनुमान लगाते हैं कि राणा प्रताप के सैनिकों के वंशज हैं। ओके ठीक है साहब, आगे चलें। अब थारू नाम कैसे पड़ा? 2 चीज़ें मैंने बता दी, एक तो कि या तो ये थार से आए हैं, थार डेजर्ट से आए तो थारू हो गए। दूसरा ये चावल से बनी, शायद चावल से बनी शराब जिसे हम कहते हैं थार, उसका सेवन ज़्यादा करते थे, करते हैं नहीं करते थे, ऐसा है, तो इसलिए इनका एक नाम पड़ गया थारू। ओके अभी और भी बहुत है, जल्दी जल्दी चलते हैं आगे चलें। अब थारू, अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले भारत में नहीं, उत्तराखंड में सबसे पहले कहाँ पर आकर बसे? खटीमा और बनबसा में। खटीमा किस डिस्ट्रिक्ट में? ऊधम सिंह नगर में, है ना। और उसी के निकट जो तहसील है वो है बनबसा, वो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है ना। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? चंपावत। बनबसा तहसील है क्या? हो सकता ना हो, कन्फ्यूज हूँ मैं, ठीक है। लेकिन बनबसा है ना, बनबसा समझते हैं, उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर पर, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। ये यहाँ पर आप देखें ना, ये आपका पिथौरागढ़ है, तो ये रहा आपका चंपावत, और उसके नीचे आपका हो गया ये ऊधम सिंह नगर। ओके है। तो थारू उत्तराखंड में सबसे पहले आकर के बसे तराई और भावर में, खटीमा और बनबसा तहसीलों में। बनबसा चंपावत ज़िले में है और खटीमा जो है वो ऊधम सिंह नगर ज़िले में। अगर हम कहें कि थारू आबादी का सबसे ज़्यादा जमाव कहाँ पर है, तो यहीं पर है, खटीमा और बनबसा। सबसे ज़्यादा तो थारू आपको देखने को मिलेंगे खटीमा और बनबसा में, लेकिन अगर एक ज़िले की बात होगी तो थारू सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे ऊधम सिंह नगर में। ये अलग से दिखाऊंगा मैं आपको अभी। आगे चलें। तो थारू जो नस्ल है इसे कहते हैं कि ये मंगोल नस्ल के सबसे नज़दीक है। थारू नस्ल जो है, ये थारू जाति है, थारू जनजाति जो है वो मंगोल नस्ल के सबसे नज़दीक है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मंगोलों की जो शारीरिक विशेषताएं वो हैं, वही हैं कि थोड़ा छोटा कद लेकिन मजबूत और गठीला शरीर, इसके अलावा चौड़ा जबड़ा, आँखें जो हैं थोड़ी छोटी, आँखें छोटी, और नाक जो है वो चपटी या सपाट, उसको सपाट भी कह सकते हो आप, चपटी भी कह सकते हो। जैसे जीशान की नाक है, जीशान इधर आओ तो, आओ ना, अरे इधर आओ, कैमरे के सामने आने में डर लग रहा है, अरे आओ ना, अरे आओ, मेरी नाक भी थोड़ी सी चपटी है ना, कोई आ सकता है कैमरे के सामने? कोई नहीं आ रहा। तो जिसकी नाक ऐसे खड़ी हो ना,
वो है हिमालय की चोटी के समान, है ना। लेकिन वो वाली नाक नहीं, वो वाली नाक नहीं, चपटी नाक, थोड़ी सी मेरी भी चपटी है ना। तो चपटी या सपाट नाक, है ना। चौड़ी थोड़ी, चौड़ी ठुड्डी, क्या कहते हैं इसको, ठुड्डी क्या कहते हैं, चिन, क्या कहते हैं भाई, चिन। इंग्लिश मीडियम वाले बैठे पीछे, है ना। पीली स्किन। तो ये जो शारीरिक विशेषताएं हैं, चेहरे पर बाल कम होना, ये जो शारीरिक विशेषताएं थारुओं की भी हैं तो मंगोलों की भी हैं। तो थारुओं को इसलिए हम कहते हैं मंगोलों के सबसे नज़दीक। ऐसा नहीं है कि मंगोलिया में रह रहे हैं, उनकी शारीरिक बनावट की वजह से हम कहते हैं मंगोलों के सबसे नज़दीक। ओके, अच्छा, थारू जो हैं इनकी कोई यूनिक भाषा नहीं है। ये जिस इलाके में रहते हैं, थारू बुक्सा का भी ये, इनकी कोई स्पेशल भाषा लिपि नहीं है। अच्छा, कल्चर एक है, थारू का और बुक्सा का। थारू का अपना कल्चर है, बुक्सास का अपना कल्चर है। जिस जगह भी रहेंगे इनका कल्चर एक सा है। दुनिया किसी भी कोने में रहें, इनकी जो संस्कृति है वो कल्चर एक है, लेकिन इनकी भाषा और लिपि कोई यूनिक नहीं है। जैसे चलिए साहब, तो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अभी मुझे किसी स्टूडेंट ने ध्यान दिलाया कि जल्दबाजी में मैंने खटीमा और बनबसा में बुक्सास को बसा दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उस जगह पर कि थारू जो हैं उत्तराखंड में सबसे पहले कहाँ पर आकर बसे, खटीमा और बनबसा में। ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर पीछे मैंने कहीं ये बोल दिया है कि बुक्सा सबसे पहले खटीमा और बनबसा में आके बसे तो वो गलत है। थारू सबसे पहले खटीमा और बनबसा में आकर के बसे थे, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर एक बात आती है, बुक्सार। जैसे जौनसार कहते हैं ना, तो जौनसार रीजन कहाँ पर है, देहरादून में। तो उसी तरह से बुक्सार रीजन कहाँ है, यानी कि वो इलाका, उत्तराखंड में वो इलाका जहाँ पर बुक्सों की आबादी ज़्यादा है अन्य इलाकों के मुकाबले। हालांकि बुक्सास की आबादी यहाँ पर खूब है, लेकिन जो अन्य जातियों के, धर्मों के, संप्रदाय के लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम बुक्सास की टोटल आबादी की बात करें, कोई बात नहीं, आप आराम से उसको साइलेंट कर लो। अगर हम बुक्सास की टोटल आबादी की बात करें तो उधम सिंह नगर ज़िले में, और उधम सिंह नगर से लगता हुआ नैनीताल के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बुक्सास की आबादी सबसे ज़्यादा है। उसी को हम कहते हैं बुक्सार। कौन सा इलाका वो, उधम सिंह नगर और नैनीताल में। देखो, नैनीताल में रामनगर तहसील और उधम सिंह नगर में बाजपुर तहसील, ठीक है। मैं इनके बहुत नज़दीक रहा हूँ और हम लोग तो हैं गदरपुर के पड़ोस में बाजपुर तहसील। आपके गदरपुर ब्लॉक में भी बुक्सा और थारू रहते हैं, लेकिन जितने बाजपुर और रामनगर तहसील में रहते हैं उतने नहीं। तो इसलिए बुक्सार का जो एरिया है वो है बाजपुर तहसील, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की रामनगर तहसील। ओके, अब उसी तरह से जौनसारी, जौनसार भावर, ये कहाँ पर है, देहरादून में कालसी, चक्राता, त्यूनी और लाखा मंडल। देहरादून जिले में कालसी, चक्राता, त्यूनी और लाखा मंडल के जो एरियाज़ हैं, इस इलाके को हम कहते हैं जौनसार या जौनसार भावर। यहाँ पर जौनसारी जाति सबसे ज़्यादा मिलती है। ओके, आगे चलें, ठीक है, ये सारा हो गया। अब धर्म और प्रमुख देवता बात कर रहे हैं, धर्म और प्रमुख देवता। जैसे भोटिया के खाने में हमने लिखा है इसको, भोटिया वाले सेक्शन में, तो भोटिया जो है हिंदू धर्म को मानते हैं। हमारे यहाँ जितनी भी जनजातियाँ हैं, सिर्फ एक माहीगीर जनजाति को छोड़ करके, माहीगीर जनजाति जो है वो इस्लाम धर्म को मानती है, बाकी सारी जनजातियाँ हिंदू धर्म को ही मानती हैं। हाँ, उनके अपने कुछ स्पेशल रीति रिवाज हो सकते हैं या हैं, लेकिन सभी जो हैं अल्टीमेटली हिंदू धर्म को मानती हैं। जैसे सूफी सिलसिले होते थे ना, सूफी सिलसिले, सूफी संत, तो सबके अलग अलग विचार थे, लेकिन बेसिकली वो सब किसको मानते थे, इस्लाम धर्म को ही मानते थे। ओके, तो चलिए खैर, तो अब उसी तरह से भोटिया जो है हिंदू धर्म को ही मानते हैं। इनके खास देवता, इनके सबसे खास देवता हैं गावला, बैंगरेंग चिम और शिवजी। शिवजी को ये शेषनाग के रूप में पूजते हैं, ध्यान देना आप लोग, गावला, बैंगरेंग चिम और शिवजी को ये शेषनाग के रूप में पूजते हैं। चौथे भूमियाल, भोटियास के प्रमुख देवता हैं ये। उसी तरह से थारू की अगर बात करें तो थारू जो है वो हिंदू धर्म को मानते हैं और इनके आंगन में देवालय, आंगन में देवालय का मतलब क्या है कि जो इनका घर है ना, घर के सामने जो आंगन है उसी में एक छोटा सा मंदिर बना लेते हैं। कभी आपने बुक्साज या थारू के गांव में आप गए हो घर में, तो आपके जैसे घर में आंगन है ना, तो जहाँ से आपका प्रवेश शुरू हो रहा है आंगन में, इनके आंगन में प्रवेश शुरू हो रहा है, वहीं पर एक छोटा सा मिट्टी से ये मंदिर जैसा बना लेते हैं, उसके ऊपर शिवलिंग, और वहीं पर वो उनका पूजा स्थल भी हो जाता है। हालांकि गांव में मंदिर भी होता है सभी का, लेकिन इनके घर में मंदिर होते हैं। जैसे आजकल हम लोग ना कारपेंटर से बढ़िया सा लकड़ी से बना करके मंदिर से बना लेते हैं और उसके अंदर मूर्ति की प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो वो सुबह शाम आप उठो पूजा वूजा कर लेते हैं। तो वो अब ये लोग घर में आंगन में इस तरह से मंदिर बना करके रखते थे, ठीक है। तो सवाल कई बार आया है कि किस जनजाति जो है वो आंगन में अपने देवालय बनाती है। अच्छा, थारू जो हैं उनके प्रमुख देवता कौन है, शिवजी। थारू जनजाति जो है वो शिव जी को बहुत मानती है, ठीक है ना, हिंदू धर्म के उपासक हैं और शिव जी को सबसे ज़्यादा ही मानते हैं।
अब उसके बाद बुक्सास की अगर बात करें तो बुक्सा भी हिंदू धर्म को मानते हैं। अच्छा, इन बुक्सा हिंदू धर्म को मानते हैं और इनकी जो प्रमुख देवी हैं वो हैं चैती देवी या माता बाल सुंदरी। अब माता बाल सुंदरी किसका रूप है सोनू भाई पांडे जी? माता बाल सुंदरी जो चैती में हैं किसका रूप है? देवी पार्वती का, है ना। हाँ, तो इनका जुड़ाव भी किससे हो गया? शिव जी से हो गया, ठीक है ना। तो काशीपुर में, ऊधम सिंह नगर में, अब तुम्हारे लिए बहुत ईजी सवाल हो गया है, ऊधम सिंह नगर जिले का सबसे बड़ा मेला कौन सा? काशीपुर ही है, चैती। सबसे बड़ा मेला ऊधम सिंह नगर जिले का ये चैती मेला हो गया। और दूसरे नंबर पर अटरिया मेला। अब देखो यहीं पर बहुत से लोग मुझे नहीं बता पाएंगे कि अटरिया मेला लगता कहाँ है, आप बताएं। हाँ ये देखो, है ना, तुम बता दोगी, रुक जाओ, तुम्हारी आंखें बता रही तुम बता दोगी। अटरिया मेला, देखो ये नहीं बता पाएंगे कहाँ लगता है अटरिया मेला। अरे तुम पता, वेरी गुड वेरी गुड। शाहीन को पता, इकबाल तुम्हारी सिस्टर बहुत होशियार है भाई, वाह वाह वाह, है ना। कहाँ, तुम्हें नहीं पता? ओके, अटरिया देवी रुद्रपुर में और चैती मंदिर, चैती मेला, चैती मंदिर, चैती देवी काशीपुर में। तो बुक्साओं की कुल देवी, जैसे मैंने कहा ना जौनसारियों कुल देवी कौन है? कुंती, माता कुंती। उसी तरह से बुक्सास की जो कुल देवी हैं, सबसे बड़ी या पवित्र देवी हैं, वो माता बाल सुंदरी। कहाँ पर? काशीपुर में। इनका जो मंदिर है जिसे हम कहते हैं चैती, वहीं पर चैती मेला लगता है और बुक्सास का सबसे बड़ा मेला है। बुक्सास का सबसे बड़ा तीर्थ भी है ये और सबसे बड़ा मेला भी है चैती, ठीक है ना। ओके, अब तो खैर हमारी मम्मी बताती हैं कि अब तो खैर गए और 2-1 दिन में आ गए, नहीं तो आज से करीब 30-35 साल पहले तक। अब तो क्या ना, मनोरंजन के बहुत साधन आ गए। अब तो हम लोग सिनेमा हॉल में नहीं जाते, मल्टीप्लेक्स तक में नहीं जाते। अच्छा भाई, मैं तो मल्टीप्लेक्स में इसलिए नहीं जाता हूँ कि उसके आसपास जो वो बटर लगी हुई वो पॉपकॉर्न होती है ना, उसकी खुशबू मुझे बड़ा परेशान करती है। खा लूँ खा लूँ खा लूँ, फिर मैं जाता हूँ, रेट पूछते हैं, है ना, तो ये वाला साइज 250 का और ये वाला साइज 200 का, तो फिर मैं खुशबू लेकर के सूंघ के आ जाता हूँ। भाई कौन खाएगा यार 10 रुपये की मक्का 250 रुपये की? हाँ सोचो कौन खाएगा? तो फिर मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने कहा यार फिर मैं नहीं जा रहा फिल्म देखने। खैर मजाक कर रहे, कहाँ थे? हाँ मैं ये कह रहा ना भाई, मल्टीप्लेक्स कल्चर आ गया, आप जाइए कभी भी हो फिल्म देख करके आ जाइए। अच्छा अब तो कहावत ये है ना कि जेब में पैसा हो हर जगह मेला है। अच्छा खैर ये इधर उधर की बात नहीं कर रहे। पुराने ज़माने में मेले क्यों लगते थे, हैं पांडे जी? पुराने ज़माने में मेले तो अब भी लगते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में भीड़ उमड़ती थी मेलों की, इंतज़ार रहता था मेलों का। हम लोग मुहर्रम के मेले से एक महीना पहले पैसे जमा करने लगते थे। हमारा बचपन था कि मुहर्रम का मेला आ रहा है, पास में मस्जिद गांव है ना, तो वहाँ पर आज भी लगता है मुहर्रम का मेला, तो उससे 1 महीने पहले पैसे जमा करने लगते थे गुल्लक में, मेले जाएंगे। जो भी 10 पंजी समझते हैं, 10 पैसे देखे कभी? 10 पैसे 5 पैसे का नहीं देखा ना? हाँ, अब तो 25 पैसे का भी नहीं देखा होगा। अरे तुमने तो खैर 50 पैसे का 98 का सिक्का भी नहीं देखा होगा, देखा है? 98 देखिए। अब तो खैर धीरे धीरे चलन से बाहर हुई है। ऑफिशियली बाहर हुआ है 25 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का बाहर नहीं होता, लेकिन अब कोई लेता ही नहीं है उसको, है ना। ओके, तो वही 10-10, 5-5 पैसे जमा करने, 25 पैसे, 1 रुपया मिल गया तो बहुत मिल गया, अरे तो नवाब हो गए। तो इकट्ठा करते थे भाई मेला जाने के लिए, है ना। और वहाँ पे आइसक्रीम भी खानी है, और एक गुब्बारा जो जिसमें हवा भर के ऊपर को छोड़ते थे ना, उसको टक 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 करके पूरे रास्ते, अब वो खुदा ना खास्ता हाथ से छूट गया तो देख रहे हो अरमान जा रहे हैं उड़ते हुए, है ना। हाँ खैर, तो अब मेले जाते सभी लोग गाड़ियों से भर भर के जा रहे हैं, है ना। अब कम जा रहे हैं, जो अब जेब में पैसा है तो रोज़ मेला, है ना। आपके पास में ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नैनीताल, सुबह जाओ शाम को मस्ती से घूम के आओ, है ना, पास में है ना। अब पास में है तो इसलिए जाते भी नहीं, चले जाएंगे यार, यही तो है, चले जाएंगे यार, पता चला ज़िंदगी चली गई, नैनीताल ना गए। वो जो नैनीताल नहीं घुमा, कहाँ घुमा? कहीं नहीं घुमा। तो अब पुराने ज़माने में बेटा ये बाज़ारें नहीं होती थी, मम्मी बताती है ना भाई, आज जो बाज़ारों में जो रौनकें हैं ना, बाज़ारें नहीं होती थी, खाने पीने का सामान कहीं मिलता नहीं था, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी नहीं मिलती थी, तो जगह जगह मेले लगते थे। मेले जो होते थे वही व्यापार का केंद्र होते थे। यहाँ पर ज़रूरत की, जहाँ लग्जरियस आइटम भी आपको मिलेंगे और ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो भी आपको मिलेंगी, है ना। ये व्यापार के केंद्र थे मेला। बाद में अब फिर लोगों के मनोरंजन के लिए और भी बहुत सारे झूले आ गए, है ना, सर्कस आ गई, है ना, नुमाइश प्रदर्शनी हो रही है, सिनेमा हॉल, फिल्में देखी जा रही हैं, सब चीज़ें आ गई थी। अब मेले की बात मैं भूल गया कहाँ से। हाँ, तो चैती मेला ऊधम सिंह नगर का सबसे बड़ा मेला है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे जो ये भाई हैं बुक्सा और थारू भाई, बहुत मान्यता थी, और 1-1 महीने तक इनके परिवार जो हैं 1-1 महीने तक वहीं घूम रहे हैं साहब, पूरा परिवार चला गया और 1 महीने वहीं है। लेकिन अब तो धीरे धीरे हाथ में आपके मनोरंजन का खजाना क्या? मोबाइल, है ना, जाते नहीं कोई, है ना। कलर टीवी आया, और कलर टीवी के बाद रामायण और महाभारत सीरियल आ गए। एक BR चोपड़ा का महाभारत और रामायण किसकी? रामानंद सागर की।
रामायण और महाभारत आ गए, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से रामायण और महाभारत को पिक्चराइजेशन किया कि धीरे धीरे जो क्षेत्रीय रामलीलाएँ होती थी उनमें दर्शक घटने लगे, है ना। और अब तो अब जितने भी धार्मिक सीरियल आ रहे हैं सब ऐसे आ रहे हैं। ओके, तो खैर, तो लेकिन फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो बुकसाओं का जो सबसे बड़ा मेला है वो चैती मेला है, और दूसरे नंबर पर अटरिया। कहाँ थे भाई हम, कहाँ थे, यहाँ पर थे ना, यहाँ पर नहीं थे, हाँ ये। तो ये चैती देवी मंदिर जो है, चैती देवी मंदिर या चैती देवी मेला जो लगता है वो काशीपुर में लगता है, ये माता बाल सुंदरी का है। दूसरा अटरिया देवी का मेला लगता है अटरिया देवी मंदिर में रुद्रपुर में। ठीक है, आगे चलें। अब जौनसारी जो हैं वो अपने आप को पांडवों के वंशज कहते हैं, और माता कुंती को ये अपनी कुलदेवी कहते हैं। अच्छा, इनके जो सबसे पवित्र या सबसे बड़े देवता हैं वो है महाशु या महाशिव, महासु या महाशिव, ठीक है ना। शिव जी को ये महासु के नाम से पूछते हैं, कौन, जौनसारी, ठीक है। अच्छा, इनको चलता चलांदा या घुमंतु कहते हैं। क्वेश्चन आया एक आध बार कि इनमें से कौन से देवता को चलांदा कहते हैं, चलता है चलांदा, या घुमक्कड़ कहते हैं। मतलब महासु देवता जो हैं इनके बारे में ये है कि एक जगह कहीं रुकते नहीं थे, घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है ना साहब। तो इनका एक नाम क्या हो गया, महासु या महाशिव का चलता या चलांदा या घुमंतु, ठीक है। अब जौनसारी जाति के जो लोग हैं पत्थर और लकड़ी के मंदिर बनाते हैं। इनका जो सबसे फेमस तीर्थ है वो है हनोल, ठीक है ना। इनका सबसे फेमस और सबसे बड़ा जो तीर्थ है हनोल, और दूसरे नंबर पर लाखा मंडल। ओके, आगे चलें। फिर आता है साहब प्रमुख त्यौहार। किसके प्रमुख त्यौहार, भोटियास के। अब भोटियास के जो प्रमुख त्यौहार हैं, वहाँ जाति के जो लोग हैं उनके प्रमुख त्यौहार क्या हैं। आषाढ़ के महीने में, सुना ना, सावन भादो आषाढ़, भादो के बाद आता है आषाढ़, है ना। मेरे नैना, किसने गाया गाना, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, कोई बताएगा तबस्सुम के अलावा? ₹1 का इनाम, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। अरे किसी को नहीं पता? हाँ, तो ये यो हनी सिंह है, वही पढ़ो तुम तो, है यो जरा ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे। खैर, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, हनी सिंह जी का। तो ये गाना गाया किशोर कुमार जी ने, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, है ना। फिलॉसफी देखो, फिलॉसफी, है ना। मिश्रा देखो, मिश्रा, क्या देखो, मिश्रा। अब मिश्रा यहाँ पर आएगा, बात पुरानी है एक कहानी है ना। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं, अब तो तुम नहीं भूले वो सावन के झूले, है ना। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, ये है मुखड़ा। वो जो बीच में बोला वो था मिश्रा। चले, कहाँ थे भाई, कहाँ थे, त्योहारों पे से कहाँ चले गए। हाँ हाँ, सावन भादो, उसके बाद फिर आषाढ़, है ना। हाँ, ओके। हाँ, वो उमस वाला महीना, खूब उमस, जो आमतौर पर हमारे यहाँ पड़ता है सितंबर में। किसमें, सितंबर में। ओके, तो आषाढ़ के महीने में एक त्यौहार मनाते हैं जिसका नाम है जेठ पूजई, ठीक है ना। आषाढ़ के महीने में जेठ पूजई, आषाढ़ के महीने में एक त्यौहार वो मनाते हैं जिसका नाम है बिरबोदी, या कई जगह उसको बिरबोदी लिखा हो, कई जगह लिखा है बिरबोदरी, ठीक है ना। ओके, फिर एक त्यौहार ये वो मनाते हैं लौहसर के नाम से। हम लोग मनाते हैं ना बसंत पंचमी। बसंत पंचमी को भोटिया लोग जो मनाते हैं वो लौहसर के नाम से मनाते हैं, और ये इनके नए साल का पहला दिन है। जैसे हम लोग 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं ना, वैसे तो हिंदू नववर्ष, इस्लामिक नववर्ष, भैया पता नहीं और कौन कौन से नववर्ष है ना, मुझे नहीं पता मुझे तो 1 जनवरी वाला नया साल पता है। ओके, तो अब भोटिया जाति के लोग जो हैं वो बसंत पंचमी के दिन को अपना नए साल का पहला दिन के रूप में मनाते हैं, और वो उसको किस त्यौहार के नाम से मनाते हैं, लौहसर के नाम से, ठीक है ना। अच्छा, इस दिन जो है ये महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की या महात्मा बुद्ध की विशेष आराधना होती है, ठीक है ना। जैसे वो होता ना गणपति विसर्जन, गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तू जल्दी है, ऐसी कह, जल्दी है फिर से, क्या कहते हैं, फिर से आ, ठीक है ना। तो जैसे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव फेमस है, तो लास्ट में क्या होता है, गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति को खूब सजाया संवारा जाता है, और ये लोग अपने घरों में, रास्तों में लाल लाल रंग के झंडे लगाते हैं। खुशियाँ और उल्लास का त्यौहार है ये, और बाद में जो क्या है, महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बेहतर तरीके से उनकी पूजा आराधना की जाती है, ठीक है ना। खैर, थारू की बात करें तो थारू जो हैं होली को मनाते हैं 8 दिन तक,
ठीक है ना। होली को थारू मनाते हैं 8 दिन तक। और एक सवाल खूब आता है, अब भी आ रहा है, मेरे बचपन से ही आ रहा है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है? थारू जनजाति। खूब आता है, अक्सर रखा रहता है, ठीक है। तो थारू जनजाति जो है वो दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। इसके अलावा एक त्यौहार और ये मनाते हैं, बजहर, ज्येष्ठ और बैसाख के महीने में बजहर नाम का एक त्यौहार मनाते हैं। खाली समय में सब, अच्छा देखो थारू और जो बुक्साज है ना, ये वैसे मुख्य रूप से तो आखेटक, आखेटक माने शिकारी, है ना। किसका शिकार? शेर का शिकार थोड़ी, मछली और जो भी सी फूड है जहाँ पे मिल जाए, मधुमक्खी वगैरह, शहद वगैरह मिल जाए ना। शहद पता कहाँ से मिलता है? मधुमक्खी से या मधुमक्खी के छत्ते से? हाँ, पास मत चले जाना, कभी कभी वो छत्ता ही बना देती हैं, ठीक है। हाँ ठीक है साहब, पास में चले जाना तो शायद वहाँ से मिलता है, तुम पता है? अरे वाह, शाबाश। और पानी कहाँ से मिलता? पानी पानी कहाँ से मिलता? अरे हैंडपम्प से हैं? ये भी कोई बात है सवाल ऐसा पूछा कि बच्चा घूम जाए यार, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं खास जगह से आ रहा हो पानी का सोर्स है। हाँ, तो कहाँ थे भैया? शहद पे कहाँ से आ गए? थारू और बुक्सा मुख्य रूप से जो हैं वो आखेटक है। आखेटक माने शिकारी, लेकिन धीरे धीरे अब ये भी खेती किसानी करने लगे। और सबसे ज़्यादा खेती किसकी करते हैं? थारू बुक्सा चावल की। पता नहीं मैं क्या बता रहा था, चलिए अपने उस पर लौट के आता हूँ, लेसन प्लान पे। कहाँ थे भाई हम? अब बुक्साज जो हैं इनमें एक डांस है खिचड़ी डांस, ये होली पर होता है। बुक्साज में एक खिचड़ी डांस है, होली पर होता है। और ये युवक युवती सब मिल करके डांस करते हैं, जैसे हम लोग शादियों में करते हैं ना डीजे पर डांस, है ना। उसमें क्या युवक, क्या युवती, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, डीजे बज रहा तो सभी, है ना, यो यो हनी सिंह, है ना, सभी हो रहा ना। तो खैर होली पर बुक्सा समाज के लोग जो हैं डांस करते हैं जिसका नाम है खिचड़ी डांस। इसमें खास करके युवक और युवतियों का डांस है, मिक्स डांस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको जौनसारी के बारे में बताया। ये पत्थर और लकड़ी के मंदिर बनाते हैं और जौनसारी जाति के लोग जो हैं वो कलात्मक वस्तुओं का संग्रह करते हैं। अब वो कलात्मक वस्तुएं धातु से बनी भी हो सकती हैं, लकड़ी से बनी भी हो सकती हैं, ठीक है। कलात्मक वस्तु समझे आप? कलात्मक वस्तुएं समझे हैं भाई? कलात्मक वस्तु समझे आप? सर आपकी बोतल नहीं लाए आप आज 77 रुपये वाली है कला, देख ये बोतल उठाना बेटा, उठाना। तो आम बोतल बोतल होती है, लेकिन इस बोतल में आप देखोगे ना, ये यहाँ पर ये पिलर बना रखे हैं इस तरह से ना, और इधर भी सजा समा रखा। भरना अल्टीमेटली पानी ही है ना, लेकिन आपको बोतल थोड़ी सी वो अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। तो ये कलात्मक ही तो है ये। अब ये कपड़ा है, लेकिन इसके ऊपर के ऊपर ये तमाम तरह के फूल फंकड़ी बना रखी हैं, ये सब कलात्मक ही तो हुआ, है ना। ओके, तो ये जो हाथ से कलाकारी करते हैं उसमें पत्थर के भी, तो लकड़ी के भी और तमाम तरह के मेटल्स के भी साजो सामान ये बनाते हैं, खूबसूरत, ठीक है, बनाते हैं, अच्छी बात है। और उनको जो है कि छोड़ देते, एक जगह रख देते। देवताओं को उनका संरक्षण मानते हैं, मानता यह है कि इनको कोई छेड़ेगा नहीं, जब इसका कोई ग्राहक आएगा ये बिक जाएगा, ठीक है बेटे। ओके, आगे चलें। जौनसारी की बात कर रहे थे। बैसाखी का जो त्यौहार है उसे बिस्सू के नाम से मनाते हैं, ठीक है ना। बिस्सू जो है बैसाखी के दिन को ये बिस्सू के नाम से मनाते हैं। और ये जो बिस्सू या बैसाखी है ये जौनसार क्षेत्र का या जौनसार भावर का या जौनसार जाति का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा? बिस्सू मेला। किस दिन को? बैसाखी के दिन को। ये अब जो जौनसारी जाति जहाँ ज़्यादा रहती है उसे क्या हम कहते हैं? जौनसार भावर। कहाँ पर? देहरादून जिले में। तो बिस्सू जो है वो जौनसार भावर का या जौनसारी जाति का या उस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। इसके अलावा जौनसारी जाति एक त्यौहार और मनाती है, नुड़ाई। नुड़ाई नाम का त्यौहार मनाती है। ये भेड़ पालकों का त्यौहार है। जो भेड़ बकरी को पालते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा खुशी का मौका क्या होगा? जब ऊन आ जाए, है ना। तो जब वो ऊन उतारते हैं तो उस दिन को वो, जिस दिन ऊन उतारना शुरू करते हैं, बैसाखी क्या त्यौहार क्या है भाई? बैसाखी के बाद हमारे यहाँ क्या शुरू हो जाता है? खास करके पंजाब उत्तर भारत में गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है। फसल पक जाती है और गेहूं कटाई शुरू हो जाती है, तो बैसाखी, है ना। झूमो नाचो गाओ, है ना, है ना। एक गाना और है, आओ झूमे गाएं, ये किसने गाया? मिलके मौज उड़ाएं, ये भी किशोर कुमार ने गाया, ठीक है। कोई ऐसा गाना है जो किशोर कुमार साहब ने ना गाया हो? ओके, तो नुड़ाई जो है वो भेड़ पालकों का त्यौहार है, जौनसारी जाति का, जब भेड़ बकरियों के शरीर से ऊन उतारी जाती है तो उसे नुड़ाई के नाम से मनाते हैं। इसके अलावा पांचो या पायता, दशहरा को ये पांचो या पायता के नाम से मनाते हैं। कौन? जौनसारी जाति के लोग, ठीक है। इसके अलावा एक त्यौहार इनका और है जागड़ा। जागड़ा जौनसारी जाति का त्यौहार है। तो उस दिन क्या होता है, जो इनके पवित्र देवता हैं महासू, एक्चुअली ये इनके स्नान का पर्व है ना। ये जो
देवता हैं इनके, उनकी मूर्ति को जो है कि पवित्र स्नान कराया जाता है और ढोल नगाड़ों के साथ भादों के महीने में टोंस नदी में, वही उधर उत्तराखंड में देहरादून उत्तरकाशी की तरफ टोंस नदी में उसका विसर्जन हो जाता है मूर्ति का। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें भोटियाज की, तो ये समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब क्या है? पापा, हाँ पापा, हाँ क्या है बोल, पापा, अरे बोलना, कुछ नहीं, दहशत है ना, पता कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना ना, है ना। मम्मी, ओ मम्मी, हाँ सुन नहीं रही हो, मुझे वहाँ जाना, जल्दी खाना लगाओ। अच्छा बेटा बेटा लगा रही हो ना, है ना, होता है ना कहीं। मम्मी मम्मी, हाँ मारोगी तो नहीं, हाँ बोलना, मारोगी तो नहीं, हाँ बोलना, मारोगी तो नहीं, नहीं तुम मारोगी, नहीं बोल रही मैं। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किसकी चल रही है ना, चल परिवार में चल किसकी रही है ना। बहुत से परिवार में मम्मियों की चलती है और बहुत से परिवारों में पापा की चलती है ना। बट पापा ना चाह, मतलब चाह कर भी अपनी नहीं चला पाते। क्यों? सुबह को निकलेंगे, अगर अपनी चलाने लगे तो सुबह को किचन में धड़ धड़ बर्तन गिरेंगे, है ना, और कपड़े जोर जोर से धुलेंगे, ठक 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 ठक। और जो पुरानी वॉशिंग मशीन होगी ना, जो जल्दी करती है घर घर, वो जानबूझ के उस समय चलाई जाएगी जब पापा सो रहे होंगे। फिर वो जाएंगे ऑफिस में, बॉस की डांट खाएंगे, है ना, फिर शाम को फिर आएंगे, है ना। फिर हमारी माँ एक कहावत कहती है, मारी कूटी कौन में डाली, मैं क्या तुमसे रूठी थी, है ना। समझ रहे मेरी बात? तो पापा कह रहे हैं क्लेश ना हो, क्या ना हो, क्लेश ना, भाई चल तू अपनी चला ले, है क्या ना हो, क्लेश समझते हैं ना, तो क्लेश ना हो। लेकिन खैर अब हमारी सोसाइटी में बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर महिलाओं को, देखो ध्यान रखो, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना, महिलाओं को विशेष सम्मान देना, महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी देना, या परिवार में किसकी भूमिका ज़्यादा होना, महिलाओं की। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना है ना। जैसे जो भोटिया जनजाति है वहाँ एक पत्नी की का रिवाज है, यानी कि बहुपत्नी विवाह नहीं है। वहाँ पर एक पुरुष आमतौर पर एक ही शादी करता है, एक पुरुष आमतौर पर एक ही शादी करता है, तो एक पत्नी की प्रथा है, तो कहीं बहुपत्नी भी की प्रथा। तो खैर जहाँ पर समाज में महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जा रहा है, या फैसले लेने में, क्या लेने में, फैसले या निर्णय लेने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका है, या महिलाएं डोमिनेट कर रही हैं, उसको हम कहेंगे मातृ सत्तात्मक समाज। और जहाँ पर पुरुषों की भूमिका ज़्यादा है, परिवार का जो पुरुष मुखिया है उसकी भूमिका ज़्यादा है, उसे हम कहेंगे पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है। तो भोटिया जो हैं, भोटियाओं में पितृसत्ता यानी कि पिताजी की या पुरुषों की ज़्यादा चलती है। अच्छा पुरुषों की चलती है परिवार में, परिवार के फैसले लेने में भले ही पुरुषों की चलती है, लेकिन यहाँ पर लिंग भेद नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आगे मैं बताऊंगा अभी आपको। भोटिया जो जनजाति है, बल्कि उत्तराखंड में जितनी भी जनजातियाँ हैं ना, बल्कि उत्तराखंड छोड़ो, जितनी भी जनजातियाँ हैं, दीन दुनिया में जितनी भी जनजातियाँ हैं, वहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, लिंगभेद है ही नहीं। संपत्ति के विरासत के नियम हो सकते हैं, परिवार में किसने फैसला लेना किसने नहीं लेना है, इसके अलग अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई लड़की ये पहनेगी लड़का ये पहनेगा, लड़का ये कर सकता है और लड़की ये नहीं कर सकती वगैरह वगैरह। इस तरह कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, जनजातियों में ध्यान रखना, जनजातियों में। ओके, तो दहेज वहेज भी नहीं होते थे भाई, ना दहेज वहेज होते थे, ना भ्रूण हत्या होती थी, कुछ नहीं होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ दहेज चलने लगा। भ्रूण हत्या तो अभी भी नहीं है, जो जनजाति समाज है उसमें भ्रूण हत्या कतई नहीं है, लेकिन दहेज धीरे धीरे अब चलने लगा है ना। तो ये रोकना चाहिए। अब वो जैसे जैसे भाई जनजाति की विशेषता क्या थी, समाज की मुख्य धारा से अलग। तो अब जब समाज की मुख्य धारा में आए तो अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं तो बुरी चीज़ें भी सीख रहे हैं। दहेज प्रथा बुरी चीज़ तो हुई है ना भाई। अगर आपने दहेज लेना है तो बड़ी अच्छी बात है, और दहेज देना है तो आप दहेज प्रथा के विरोधी हो रहे हैं ना, कि मैं अगले महीने से दहेज प्रथा विरोधी गुट में शामिल होऊंगा। क्यों? इस महीने मेरी खुद की शादी है। नहीं, हंसी नहीं आई आपको? नहीं आई तो बताओ तो। ओके, तो कहाँ थे? तो इन भोटियाज में पितृसत्तात्मक समाज है, एक ही शादी करते हैं आमतौर पर, एक पत्नी। ठीक है। उसके बाद स्त्रियों को आज़ादी व संपत्ति में समान अधिकार, लिंग समानता, यानी कि स्त्रियों पर यहाँ पर किसी तरह कोई रोक टोक नहीं है कैरियर को चुनने में, है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना, इसमें कोई ऐसी कोई रोक टोक नहीं है ना। जैसे पुरुषों को आज़ादी है वैसे ही यहाँ पर स्त्रियों को आज़ादी है। संपत्ति में समान अधिकार है ना। अब तो समान नागरिक संहिता लागू हो रही है, जो लड़कियाँ अगर देख रही हैं मेरी वीडियो, समान नागरिक संहिता जैसे ही लागू हो जाए तो भैया भाइयों से अपना हिस्सा ले लेना, है ना। पिताजी की, हाँ, पिताजी की विरासत में, मम्मी की विरासत में आपका समान हिस्सा है।
आपका समान हिस्सा है। मायके में है तो आपका हिस्सा, ससुराल में गई तो पति की तरफ से आपका हिस्सा, आपके तो बारे न्यारे हो गए। क्या हो गए? बारे न्यारे हो गए, है ना। महिला सशक्तिकरण की ओर हम ये चल रहे हैं और ये बड़ा अच्छा कदम है। मायके में भी आप संपत्ति की वारिस हैं, तो जब ससुराल में जाएंगे तो वो तो है ही फिर, है ना। ओके, तो स्त्रियों को आज़ादी और संपत्ति में इनको समान अधिकार है। लिंग समानता यानी कि लड़का लड़की के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। इस समाज में वर्ण प्रथा नहीं है। वर्ण प्रथा वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक समान है। बाल विवाह यहाँ नहीं होता है आमतौर पर, लेकिन पशु बलि की प्रथा यहाँ पर है। थारू, बुक्सा, भोटियार, यहाँ पर पशु बलि की प्रथा है। चैती मेले में तो पशु बलि रुकवा दिए ना, चैती मेला में पशु बलि होती थी, लेकिन यहाँ पर रुकवा दिए। अब सांकेतिक रूप से यहाँ पर जो जैसे ना किसके बकरे, केक के बने हुए बकरे, इस टाइप की चीज़ें जो हैं कुर्बान कर दी जाती हैं। बलि प्रथा चैती मेले में ख़त्म हो गई है। सब कम्युनिटी और प्रशासन के आपस में मिलजुल के मशवरे से, हाँ भैया अभी रुक जानी चाहिए तो रुक जानी चाहिए, ठीक है। चलें भी आगे, तो ये सवाल आ सकता है ना, ठीक है ना। चैती मेले में अब बलि प्रथा जो है वो ख़त्म हो गई है। अब थारू की बात करें तो थारू में मातृ सत्ता प्रधान, यहाँ पर परिवार में फैसले लेने में किसकी प्रमुख भूमिका है? महिलाओं की, ठीक है। ये मातृ सत्तात्मक है। अच्छा, ये ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, यानी कि एक परिवार है ना, तो उसी एक आंगन में ही धीरे धीरे सब एक साथ ही रहते हैं। ज्वाइंट फैमिली समझते हैं ना, संयुक्त परिवार को ये मानते हैं। अच्छा, अगर पहनावे की बात करें तो धोती कुर्ता, लुंगी जो है, लुंगी समझ रहे ना, लुंगी धोती कुर्ता ये इनका प्रमुख पहनावा है। जो खास करके जो पुराने लोग, अब तो वही जो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है ना, तो लेकिन अगर हम कल्चरल रूप से देखें तो इनका जो लुंगी धोती कुर्ता और महिलाओं में ब्लाउज़ और स्कर्ट, ये इनका प्रमुख पहनावा है। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग सर पर चोटी रखते हैं, है ना। बहुत से लोग सर, कोई खास समुदाय रखता है क्या सर पर चोटी? क्यों? ब्राह्मण, और कोई नहीं रखते क्या? और भी रख सकते हैं, जो रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण लोग रखते हैं ना सर पर चोटी, है ना। हाँ, पुरुष के महिलाएं, पुरुष रखते हैं। तो अब जो ये थारू समाज के लोग जो है ना, ये भी सर पर चोटी रखते हैं पुरुषों में। हाँ, सर पर ये भी। पांडे जी पूछ के आना, सर पर चोटी क्यों रखी जाती है, इसके मतलब इसके पीछे वजह क्या है ना, पूछ के आना, ठीक है। पता है आपको? बताओ बताओ, रोकना भाई। तो सर पर चोटी रखते हैं। इसके अलावा इनका जो मुख्य भोजन है वो है मछली चावल, थारू का भी और जौनसारी का भी। मछली चावल, मछली चावल। अच्छा, ये क्यों आया होगा? हालांकि इससे ना ऐसी बातें करने से सेशन थोड़ा लंबा आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। फिर से मैं आ गया पांडे जी के पास। पांडे जी हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन की ज़रूरतें थी। अब मछली और चावल जो हैं थारू और बुक्सा कल्चर का हिस्सा बन गए, ये इसके मुख्य खाद्य पदार्थ हो गए। क्यों? मछली और चावल जो हैं वो थारू और बुक्सा के मुख्य भोज्य पदार्थ हैं। क्यों ना? सुनो भाई, अपने दिमाग उधर मत लगाओ। हाँ, जल्दी बताओ, एक मिनट रोकना साहब, टाइम ले रहे। तो चलिए, सही बताया पांडे जी आपने। हालांकि बताया तो नहीं, लेकिन वीडियो में आपकी बेइज्जती क्यों करें? रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, कोई बात नहीं, कर दो। मज़े ले रहे हैं ना। तो अब किसी को क्या पता कौन पांडे, प्रशांत पांडे या गौरी पांडे या अनीस पांडे या जिशान पांडे, कौन सा पांडे? पांडे किसी को पता थोड़ी है ना, हमने कौन सा वीडियो दिखाई। ओके, मस्ती से मज़े ले रहे हैं। तो मछली चावल जो हैं थारू और बुक्सा के जीवन में रच बस गए, उनके कल्चर का हिस्सा बन गए। वजह यह है कि ऊधम सिंह नगर, खटीमा, बनबसा, रुद्रपुर या गदरपुर हो, यहाँ पर पानी खूब है, पानी की कमी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अब पानी खूब है और जो क्लाइमेट है उसमें धान की खेती जो है वो आसानी से हो जाती है। तो चावल की भरमार, और यहीं के गड्ढे नालों में, नदियों में मछलियों की भरमार। तो वही शाम को आए और आते हुए किसी भी नाले ने थोड़ी चार मछली पकड़ी और चलो भैया अपना हो गया, ठीक है ना। खैर, तो मछली चावल जो है वो इनका प्रमुख भोजन है। अच्छा, थारू में बाल विवाह का चलन अब नहीं है, पहले बाल विवाह का चलन रहा था। बलि का चलन अब नहीं है, पहले इसमें बलि का चलन भी रहा था, ठीक है ना। इसके अलावा तंबाकू और मदिरा का सेवन भी करते हैं। मदिरा मतलब, हाँ इतना पता है, ठीक है ना। मदिरा माने शराब, है ना। तो शराब अब इतना नहीं करते हैं। अब तो देखो सभी लोग हेल्थ के लिए जागरूक होने लगे हैं और किसी को शराब और मदिरा का सेवन करना भी नहीं चाहिए। शराब या मदिरा और तंबाकू का सेवन करना भी नहीं चाहिए। कैंसर के वजह हैं, है ना। खैर, तो लेकिन पहले इनमें तंबाकू और मदिरा का खूब चलन था। अब एक शब्द हो रहा था बदला विवाह। बदला विवाह क्या हुआ? इसको तीन टिकथी भी कहते हैं। बदला विवाह का मतलब ये हुआ कि ये कोई जनाब है ना, ये कोई जना, दो परिवार हैं, इस परिवार ने यहाँ से बेटी ली यानी कि शादी की, तो बदले में इस परिवार ने यहाँ से बेटी ली यानी कि शादी की। इसको हमने कह दिया बदला विवाह। यानी कि
जिस परिवार में बेटी दी उसी परिवार से बेटी ले ली, ठीक है ना। इसको हमने कह दिया बदला विवाह। अब तो ख़त्म होता जा रहा है ये, है ना, धीरे धीरे सब आज़ाद होते जा रहे हैं। और मज़े की बात तो ये है ना कि चाहे वो थारू समाज हो या बुक्सा समाज हो या आपका जो जनजाति समाज नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हिंदू कोई भी हो, अब हम एकल संतान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पहले नारा क्या होता था, हम दो हमारे दो, परिवार नियोजन का नारा था ये, हम दो हमारे दो। अब महंगाई ऐसी आई, एक तो महंगाई आई, दूसरा क्या है कि मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, कैरियर की आपाधापी में, लगातार आगे बढ़ने की आपाधापी में शायद हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बच्चों के लालन पालन पर ध्यान दे सकें। तो एक बच्चा हो गया बहुत है। एक चीज़ और भी है कि अब हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई हैं, एक्सीडेंट वगैरह कम हो गए, तो जीवन की संभावना खूब बढ़ गई है। पहले ना ज़्यादा बच्चे आदमी होते थे, उसकी एक वजह और भी थी। हम लोग अपने जो पुराने समाज को कहते हैं ना, वो पिछड़ा था, ऐसा था, भाई उसकी कोई वजह थी, पिछड़ा नहीं था। अभी हमारे जो आने वाली 20-30 साल बाद आने वाली जो पीढ़ी होगी ना हमारी, वो हमको पिछड़ा कहेगी। 100 साल बाद जो पीढ़ी आएगी वो कहेगी, अरे आज जो तुम्हें 500 का नोट बहुत बड़ा लग रहा, अरे बस 500 रुपये का, है ना। आप टिकट संभाल के रखना मल्टीप्लेक्स का, जो आज जान निकल दी ना 300 रुपये का टिकट लेने में, आज से 50 साल बाद आपकी आने वाली की बड़ी कहेगी, बस 300 रुपये का टिकट, दादी बस 300 रुपये का टिकट, दादी कही बेटा ये 300 रुपये भी बड़ी मुश्किल से आते थे। ऐसे तो हो, ऐसे बोलोगे, ऐसा बोलेंगे ऐसी, है ना। इतने जवान थोड़ी रहेंगे, तभी तो इंसान क्या है, नश्वर है, चिरंतन नहीं है ना। हाँ ओके, कहाँ थे भैया, कहाँ थे बदला विवाह। हाँ तो मैं कह रहा अब या तो घर में लड़का है या लड़की। आगे हो ना, प्रथाएं कैसे मर रही हैं। हाँ मैं ये कह रहा था, पहले भाई बीमारियां बहुत होती थी, युद्ध था, अकाल था, महामारी था, तो लोग जो हैं डर के मारे भी ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते। क्यों? क्योंकि 8 हैं तो पता चला 2 ही बचे। हाँ 8 पैदा हुए तो बचे 3, और खेती के लिए चाहिए थे 10, अब कहाँ से लाए, है ना। तो फिर दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी। अब मैं बहु विवाह का समर्थक नहीं हूँ, ध्यान रखना, है ना। ओके खैर, कहाँ थे, है ना, कहाँ थे। हाँ तो हाँ अब क्या हो रहा है, अब हम लोग जो हैं वो धीरे धीरे एटॉमिक फैमिली की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं। एटम अकेला रहता है ना, पहले संयुक्त परिवार होते थे, अगर 6 बच्चे हैं तो वो भी पल जा रहे हैं, 8 बच्चे हैं तो वो भी पल जा रहे हैं, नाना दादा मामा फूफा सब एक जगह रह रहे हैं। अब भैया कारोबार और रोजगार की चाहत में कहीं अलग शहर में रह रहे हैं हम, पति भी कमाई कर रहा, पत्नी भी कमाई कर रहा, तो एक ही नहीं संभाला जा रहा, दूसरे का तो अब मतलब ही नहीं। तो एकल परिवार, जब एक ही परिवार है तो कहाँ से होगा बदला विवाह, है ना, कहाँ से होगा बदला विवाह यार, या तो बेटा है या बेटी है ना। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं, समय के साथ साथ देख रहे हैं, आप लोग शादी भी नहीं कर रहे, लोग शादियाँ भी नहीं कर रहे। शादी का मतलब क्या है सोनू भाई, शादी का मतलब क्या है सोनू भाई, जल्दी बताओ। इस वीडियो में आप लोग स्किप मत करना, शादी का मतलब क्या है, तब शादी का मतलब क्या है, हाँ बंधन, बंधन का मतलब जिम्मेदारी, शादी का मतलब बंधन तो है ना भाई। आप बंध गए, फेरों में गांठ लगाई जा रही ना, फेरे लिए जा रहे हैं, तो आपका पल्लू और आपके चारों तरफ घूम रहे हैं, बंधन ही तो है वो, बंध गए आप। हाँ बंध गए, नहीं बंध गए, बंध गए साहब, आप पूरी जिम्मेदारी है पत्नी की पति के प्रति और पति की पत्नी के प्रति। अब साहब अब मेरा क्या है भाई, अब मैं शाम को घर जाऊँ, मुझे कोई छेड़े ना, मैं जाऊँगा मम्मी आपकी कोई दवाई ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा, अब मुझे चाय दे दो, मैं मेरी चाय और मेरा बिस्तर, मेरा मोबाइल, मेरा चार्जर और मेरा टीवी। अब इधर IPL खोल दो, उधर IPL चल रहा है ना, अरे IPL जैसे खत्म होगा वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, इधर टीवी चल रहा है, मैच भी देख रहे हैं, और इधर मोबाइल था, है ना, दो। और मजे की बात, एक टैबलेट चल रहा है इधर और एक इधर चल रहा है, फेसबुक का आनंद भी, यूट्यूब का आनंद भी, सबका आनंद भी, है ना। लेकिन साहब अब अगर शादी है तो बच्चे भी होंगे, है ना, होंगे ना। अब यहाँ से 5 बजे बजाय पढ़ाने के तुम 7 बजे जा रहे हो, तो वही पूछेगा तो ज़रूर, कोई एक सामाजिक बात कर रहा हूँ ना, पूछेगा तो ज़रूर कि भाई 5 बजे तुम फ्री हो जाते, 7 बजे कैसे आ रहे हो, चाहे तुम पुरुष हो या महिला हो, जवाबदेही तो बनती। या फिर आप इतने वो हो कि नहीं भाई हमने तो खुली आज़ादी सौंप दी है, तो फिर वो शादी थोड़ी है, बस आप रात को एक छत के नीचे आकर के सो जा रहे हो, सुबह को तुम कहाँ निकले, वो कहाँ निकली, किसी को कोई पता नहीं। ऐसा नहीं हो पाता व्यवहार में, ऐसा नहीं, फिल्मों होता है ऐसा, व्यवहार में ऐसा नहीं होता है ना। वहाँ तो फिर जवाब देने पड़ते हैं, भी कहाँ थे इतने दिन, कहाँ रहे, है ना। अब पूछना ही पड़ेगा, अब पत्नियों को थोड़ी पूछना पड़ता है, पतियों को ही पूछना पड़ता है, और पत्नियाँ मना थोड़ी करती हैं, पत्नियाँ मुंह फुला लेती हैं, क्या हो गया, जाओ, मैं क्या मना कर रही हूँ, जाओ, मैं रोक रही हूँ, मैंने कभी रोका तुम्हें, उसका मुहूर्त ही खराब हो गया। तो अब इसी का, अब हम जो है अपना बंधन, अपना आज़ादी खोना नहीं चाह रहे, शादियाँ नहीं कर रहे। अब इसी से हम धीरे धीरे चल रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप,
लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या है राबिया? तब सुन, तू बता बहन, मेरी बहन है, मैं से पूछूँ, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या है? मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं, जब तक चाहो साथ रहो और बिना नोटिस दिए अलग हो जाओ। शादी करोगे तो भैया बंध गए, बन गए नहीं बन गए, है ना, छोड़ नहीं सकते, अब छोड़ नहीं सकते भाई साहब। छोड़ोगे तो गुजारा भत्ता, हर जाना, मुकदमे के डंडा पंडा, और फिर पत्नी जी के जो भाई बहन हैं उनकी लाठियाँ। चौराहे पे कूट भी तो नहीं कूट देते, धड़ाधड़ पिट रहे जीजा, पहले जीजू 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 यहाँ बैठो, जीजू यहाँ बैठो, उसके बाद जीजू धड़ाधड़ पिट रहे, है ना। छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते ना, तो उसका क्या आ गया? लिव इन रिलेशन, जब मर्जी आ जाओ। लेकिन वो गलत है ना। ओके, खैर ये सामाजिक समस्या, आगे चले सर। लेकिन वो गलत है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, है ना। मैं तो सिंगल एटॉमिक बंदा हूँ, बिना शादी के बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर, ठीक है, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है ना। तो एक शादी जो है पवित्र बंधन है वगैरह वगैरह। अब इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं। अब इधर किधर चल रहे हैं? हम इधर चल रहे हैं। कहाँ थे हम? फिर बोल के कहाँ थे? हैं बदला प्रथा है ना। तो यहाँ पर चलती थी साहब, किधर है? बदला विवाह या तीन टिकती। फिर आ गया लठ भरवा भोज। कौन सा भोज? लठ भरवा भोज, है ना। अब भैया अच्छा, जो थारू और बुक्सा समाज है ना, अब देखो जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये पता नहीं कौन से एग्जाम में आ जाएं, कब आ जाएं। ना आए तो कभी ना आए, आए तो रोज आए। अब देखो उधर बैग पैक होने लगा, यहीं क्या करें, 5:45 बज गए। तो लठ भरवा भोज, हाँ मैं ये बता रहा था ना, थारू और बुक्सा समाज में जब शादी होती थी भाई साहब 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन खाना चलता था। और केवल बारातियों का नहीं, पूरे मोहल्ले का, पूरे गाँव का, पूरे गाँव का खाना 15-15 दिन चल रहा था, है ना। मज़े आ रहे हैं। और अब इसके यहाँ होगी तो वो भी खिलाएगा, उसके यहाँ होगी तो वो भी खिलाएगा। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कम हो गया। अब यहीं पर आता है लठ भरवा भोज। अगर कोई स्त्री विधवा हो जाए, उसका जब पुनर्विवाह होगा, उसका फिर से जब विवाह होगा, तो उस मौके पर एक छोटी सी पार्टी देगा उसका पिता, क्योंकि दोबारा शादी हो रही ना, छोटी सी पार्टी देगा। उस पार्टी को ही, उस भोजन को ही हम कहते हैं लठ भरवा भोज। ओके, आगे चलें। अब यहाँ पर युवाओं को आज़ादी है तो महिलाओं को विशेष आज़ादी है। दो चीज़ें लिखी मैंने। कौन सी बात कर रहे हैं हम? थारू समाज की बात कर रहे हैं ना। हमने कहा युवाओं को आज़ादी है तो महिलाओं को विशेष आज़ादी है। विशेष आज़ादी का मतलब कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। आगे चले। अब जो थारू समाज है वो अलग अलग गोत्र और जातियों में बटा है। वर्ण व्यवस्था नहीं है, थारू समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये अलग अलग गोत्र और जातियों में बटे हुए हैं, ठीक है ना। अब लंगोटी, आम तो लंगोटी समझ रहे हैं ना, लंगोटी पहनते हैं। अब तो नहीं, अब तो जीन्स आ गई, लेकिन पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो लंगोटी पहनते हैं। और आमतौर पर जो पुराने ज़माने के लोग थे वो जूते नहीं पहनते थे, जूते जो थे वो नहीं पहनते थे। ओके, आगे चलें। फिर आगे आपके बुक्साज। बुक्साज की बात करें तो ये भी गोत्र और जातियों में बटे हुए हैं। बुक्साज में क्या है कि एक समान गोत्र में ही यहाँ विवाह नहीं होता, एक समान गोत्र में विवाह नहीं होता है। पशु बलि इनमें भी चलन में थी, अब तो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तंबाकू मदिरा इनमें भी चलन में था, अब धीरे धीरे हालांकि ख़त्म हो रहा है। और मछली और चावल जो है वो इनका भी प्रिय भोजन है। और ये जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग, थारू जो है वो मातृसत्तात्मक समाज है और बुक्सा जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है। ओके, ध्यान रखना। अब यहीं पर इसमें एक बात आती है, मालगति प्रथा। मालगति प्रथा का मतलब क्या है कि एक दहेज होता है ना, दहेज, इसे आप रिवर्स दहेज कह सकते हो। दहेज में क्या होता है? अच्छा, दहेज का चलन कहाँ से शुरू हुआ पता है क्या भाई? आपने नया, शादी का मतलब क्या है? नया घर बसाना। शादी का मतलब क्या है? नया घर बसाना। तो शादी के मौके पर जो लड़की का जो परिवार था, तो भाई अब नया परिवार बसना है, एक चारपाई दे दी, थोड़े से खाने पीने के बर्तन दे दिए, 2-4 कपड़े दे दिए, लो जी हो गया, वही दहेज हो गया। क्या हो गया? वो दहेज हो गया। और बाबा रे आज तो ओहो, मतलब वो दहेज नहीं होता था, वो क्या होते थे? तोहफे होते थे। आपने नया परिवार शुरू करना, नया घर बसाना, तो जो थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले जाओ। और अब तो भैया हैं भाई, अब तो भैया मैं गया ही नहीं गया शादी में, मैं भाई नाम नहीं लूँगा, हैं लग गई इसकी, तो लग गई ना, है ना। अब किसी को पता थोड़ी है मैं किसके तरफ इशारा कर रहा हूँ। बोलो तो तुम्हारा नाम लग गई ना, सच बोलो, लग गई ना? हाँ कह रही लग गई। इनके भैया की शादी हुई थी ना, तो इनके भैया की शादी में गया था। मैंने भाई मैं तेरी तो लग गई। मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट, बहुत सम्मान करता है ना। लेकिन भाई पापा तो अपने अपने हुए ना, तो भाई बहन भी अपने अपने हुए, तो उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ, मेरी अपनी जिम्मेदारियाँ, तो साथ तो रह नहीं सकते, है ना। तो खैर, तो कहाँ थे? मैं लग गई यार। तो मैं इसकी शादी देख करके, इनके भैया की शादी देख करके मैंने लगा यार मैं भी ना कर लूँ शादी। तो मैंने कहा दहेज तो मिल जाएगा, दहेज तो मिल जाएगा खूब, लेकिन फिर मैं आराम से रात को लेट के मोबाइल कैसे चलाऊँगा,
है ना, मैंने ऐसी सही है। ओके, तो खैर अब वो जो गिफ्ट देने की परंपरा थी आज दहेज प्रथा का विकराल रूप ले चुकी है। ठीक है, ओके आगे चलें। लोग बिक जाते हैं एक बेटी की शादी करने में, जीवन भर की जो संपत्ति है वो ख़त्म हो जाती है। इससे अच्छा तो शादी मत करो, है ना। कहाँ थे हाँ, मालगति, हाँ। तो यह वधु मूल्य, तो जब वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को पैसे देना, गिफ्ट देना, कुछ भी, ये हो गया आपका वधु मूल्य या मालगति प्रथा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गए हम जौनसारी में। तो जौनसारी इसको हम बनाए थे, आप कहीं जो है कि कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पर आ गए हम जौनसारी में। तो जौनसारी समाज जो है वो माता सत्तात्मक है। ध्यान रखना, ये माता कुंती को अपनी कुल देवी कहते हैं। तो जब माता कुंती कुल देवी हैं तो माता सत्तात्मक समाज हो गया ना। उसी तरह से यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो बुक्साज हैं, ठीक है ना, जो बुक्साज हैं, मैंने कहीं लिखा होगा, हाँ, तो बुक्सा जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है ना, लेकिन उल्टा है, बुक्साज पितृसत्तात्मक समाज है लेकिन कुलदेवी कौन है, माता बाल सुंदरी। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना, इनकी कुलदेवी है माता कुंती जौनसारी की, और उसी तरह से ये जो है माता सत्तात्मक समाज है, यानी कि महिलाओं की यहाँ पर ज़्यादा चलती है ना। महिलाओं की परिवार में निर्णय लेने में विशेष भूमिका होती है। अब जौनसारी में वर्ण प्रथा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस तरह का जो वर्ण प्रथा है जौनसारी में है। ध्यान रखना, जौनसारी में वर्ण प्रथा है। ओके, अब जैसे अलग अलग वर्ण में बटे हुए, एक खसास, तो जो ब्राह्मण और राजपूत जो वर्ग के लोग हैं ना, वो अपने आप को कहते हैं खसास। क्या कहते हैं, खसास। दूसरे हो गए कारीगर, फिर हो गए हरिजन खसास। हरिजन खसास ये कोल्टा, ये जौनसारी समाज में सबसे निम्न वर्ग के लोग माने जाते हैं। अब तो खैर वो चलन धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन अगर आप कोई पढ़े तो जौनसारी जाति जो है वो वर्ण प्रथा को मानती है, अलग अलग वर्णों में बटी हुई है। यहाँ पर ब्राह्मण और राजपूत जो है, जिन्हें हम कहते हैं खसास, ये उच्च वर्ण के हैं, समाज में विशेष स्थिति को पाते हैं। कारीगर जो हैं वो मध्यम स्थिति के हैं, और हरिजन खसास जिन्हें हम कोल्टा भी कहते हैं वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर है जौनसारी में बहुपति प्रथा, यानी कि एक स्त्री के बहुत सारे पति हो सकते हैं। जैसे माता कुंती, वो एक कथा है ना कि भाई माता कुंती जो है, कुंती मूल रूप से किन के साथ हुई थी शादी, कुंती की किन के साथ हुई थी कुंती की शादी, किसी को पता है ना, पता करना। कुंती की शादी जो 5 भाई थे, 5 पांडव थे, उनके साथ किसकी हुई थी। वो आए तो उन्होंने माता से कहा कि माता देखो हम आपके लिए कुछ लाए हैं। तो उन्होंने, माता ने बिना देखे कह दिया कि चलो जो भी लाए हो आपस में बांट लो। तो वहाँ से फिर वो 5 भाइयों की पत्नी हो गई, है ना। अब जो जौनसारी जाति के लोग हैं वो उसी रिवाज को धीरे धीरे मानते आए हैं। पांडवों, ये अपने आप को क्या कहते हैं, पांडवों का वंशज कहते हैं। तो इनमें भी बहुपति प्रथा हो गई थी, यानी कि एक स्त्री के बहुत सारे पति हो सकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो प्रथा खत्म हो गई। यहाँ पर भी एकल पत्नी का चलन है। ओके, ठीक है साहब। अब आगे चलें। अब महिलाएं सर्वाधिक सम्मानित हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर ये लिखा था कहीं युवकों को आज़ादी और युवतियों को विशेष आज़ादी, किस में लिखा था, थारू को। युवकों को आज़ादी है और यहाँ महिलाओं को विशेष आज़ादी लिखा है ना। लेकिन अगर आप जौनसारी की बात करें तो जौनसारी जाति में महिलाएं सर्वाधिक सम्मानित हैं। जितनी भी जातियाँ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सम्मान है। और अगर मैंने आपको देखो भोटियास के बारे में बताया था, तो यहाँ पर स्त्रियों को आज़ादी है और संपत्ति में समान अधिकार है, और यहाँ पर कोई जेंडर इनइक्वालिटी या लिंग असमानता नहीं है। इन चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी, तो इनको अलग से लिख लेना, ठीक है ना। ओके, आगे चलें। फिर एक थोड़ा सा और रह गया। अब भोटिया जाति की बात करें तो भोटिया जाति जो है अर्धघुमंतु है ना। अर्धघुमंतु का मतलब, एक तो घुमंतु तो वो हुआ जो एक जगह छोड़ गया तो छोड़ गया, जैसे अंकित और विकास। बेटा सुनोगे तो ताम ले रहा हूँ तुम्हारा, है ना, कि जब छोड़ गए तो छोड़ ही गए, है ना, छोड़ गए तो छोड़ ही गए। कुछ तो ऐसे गए तो फिर लौट के आ गए फिर लौट के आ गए, जैसे ये हैं गए फिर लौट के आ गए, जैसे वो हैं गए और फिर लौट के आ गए, है ना। अभी फिर जा सकते हैं, नहीं जाएंगे तो अब तो IAS बन के जाएंगे, है ना। हाँ, थोड़ा इंग्लिश पे काम करो। ओके, तो अर्धघुमंतु का मतलब, एक तो घुमंतु हो गए, खाना व दोष, एक से दूसरी जगह घूमते रहे, पूरे जीवन घूमते रहे, है ना, घूमते घूमते सड़कों पर दम तोड़ गए, है ना। अब अर्धघुमंतु को हुए। अर्धघुमंतु भोटिया का मतलब, जब बहुत ज़्यादा, इसमें टिपिकल समझने की कोई चीज़ नहीं है। पहाड़ों पर आप देखोगे ना, आजकल मैदान के लोग पहाड़ों भाग रहे हैं, है ना, जा रहे हैं, कचरा उड़ेल के आ जा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं हम। जा क्या कर रहे हैं, अपने साथ बहुत सारा सामान लेके जा रहे हैं, पिकनिक का ये वो सब वहीं ढाल के चले आ जा रहे हैं, है ना। भैया पहाड़ों की इकोलॉजी की कदर करो, पहाड़ ना बचे तो बचोगे तुम भी ना। हाँ, ध्यान रखना। अब खैर वो कभी जब हिमालय की बात करेंगे तो उसकी बात कर लेंगे। खैर, खूब गर्मी हो रही ना, पहाड़ पे देखो खूब भाग रहे हैं लोग। तो अब हाँ राबिया सुन रहे हो ना,
तो अब जो पहाड़ पे जो निचले इलाके हैं वो ठंडे गर्म है, मतलब कम ठंडे हैं, कम ठंडे हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ठंड बढ़ती जाएगी। अब होता क्या है, जब सर्दियों के महीने आते हैं हमारे यहाँ, तो आप जो है कि इमोशनल तो नहीं हो गई? हाँ ठीक है, मैंने कहीं वो ऐसे ऐसे करने लगी ना, मैंने कहीं इमोशनल तो जो पहाड़ पे सर्दियों में वहाँ पर तो जीवन दूभर हो जाएगा, बर्फ़ ही बर्फ़ हर जगह, रुक नहीं पाते ना, वहाँ नहीं रह पाते, इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी, वहाँ रह नहीं पाते। भाई हमारे यहाँ 4 धाम के कपाट बंद हो जाते हैं ना। 4 धाम पता है? उत्तराखंड के 4 धाम। कपाट का मतलब क्या हुआ? किवाड़, दरवाजा। इसका तत्सम शब्द क्या है कपाट का, किवाड़ का? तुमसे पूछा मैंने, है ना, जो क्वेश्चन पूछो उसका आंसर देंगे नहीं। अच्छा, कपाट मतलब किवाड़। कपाट बंद होने का मतलब ये है कि अब वहाँ पर देवता के जो आप दर्शन कर रहे हैं, यात्रा जो कर रहे हैं, अब आप नहीं करेंगे। वजह क्या पांडे जी? सर्दियों में क्यों कपाट बंद हो जाते हैं? अरे भाई पांडे जी नहीं पता? वो यार पंडित जी कैसे पंडित जी हो? भाई ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इक्का दुक्का पुजारी और कुछ सेना के लोगों को छोड़ करके वहाँ पर दर्शन नहीं होते हैं, तो कपाट बंद हो गए। अब फिर से कपाट खुलने शुरू हो गए। रोज़ खबरों में आ रहा है दिसंबर तक की बुकिंग हो गई, अक्टूबर तक की बुकिंग हो गई, ऑनलाइन नहीं आ रहा। हेलीकॉप्टर बुकिंग हो गए साहब, अक्टूबर तक की हेलीकॉप्टर बुकिंग। कितना पैसा आ गया? कौन कह रहा है भारत गरीब है? 4 धाम यात्रा की हेली बुकिंग हो गई, इधर बुकिंग खुल उधर खत्म। वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, टिकट ही ना मिले हमें। मिले तो गए ना क्योंकि सबसे ऊपर के मिले थे, है बुकिंग शुरू हुई है। और क्या इंडिया कौन कह रहा है इंडिया गरीब है? गरीब ना इंडिया, पैसा देखो लोगों को निकल छन छन के आता है। हाँ अगर किसी दान पुण्य के काम में करना हो, कहाँ पैसे, काम ही ना चल रहा। हाँ ठीक है ना, ओके। कहाँ थे? हैं अर्धुमंदू पे थे। हाँ ये देखो, तो पकड़ के रखा है। तो हाँ, अब पहाड़ पे ठंड के मौसम में बहुत सारे लोग नीचे आ जाते हैं, और जैसे गर्मी का मौसम आता है तो अब वो गर्मी सहन नहीं होती, तो निचले पहाड़ों से ऊपर के पहाड़ों में चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में, हम भी पहाड़ी हैं, उत्तराखंड के हैं, ठीक है ना। तो उत्तरकाशी और आपका क्या है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, है ना, ये इलाके ऐसे हैं, टिहरी गढ़वाल के कुछ इलाके और बागेश्वर के, चंपावत के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ ठंड में रहना दूभर हो जाता है। तो वहाँ के लोग थोड़े नीचे के इलाकों में आ जाते हैं, नीचे की घाटियों में या थोड़े नीचे के इलाकों में आ जाते हैं जहाँ पर ठंड कम होती है। नंबर 1 बात। अब जब गर्मी होगी तो आप देखें यहाँ पर साहब नीचे के इलाकों में, शिवालिक में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो नहीं रह पाते, ऊपर चले जाते हैं, है ना। यानी कि 6 महीने निचले पहाड़ों में, 6 महीने ऊपरी पहाड़ों में। तो वो हो गए आपके क्या हो गए? वो अर्ध घुमंतु। घुमंतु तो वो हो गया, लौट के नहीं आया, लेकिन 6 महीने यहाँ पर आए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए। तो इनको हम कहते हैं अर्ध घुमंतु। यानी कि ऋतु के अनुसार, सर्दी की ऋतु में निचले पहाड़ों में और गर्मी की ऋतु में ऊंचले पहाड़ों में चले जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऋतु प्रवास, है ना, या सीजन शिफ्टिंग या सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन किसी भी तरह से सवाल आ जाए कि ऋतु प्रवास कर लेते हैं या अर्ध घुमंतु है ना, या सीजन में चले जाते हैं, मुझे पकड़ के रखना है यहीं पर, ठीक है। अच्छा एक बात और, अब क्या करते हैं ऊपर, आपने सुना होगा कीड़ा जड़ी, यारसा गंबू या कीड़ा जड़ी, है ना, एक बहुत ही महंगी दवाई है वो, ठीक है साहब। इसके अलावा ऊपर कस्तूरी मिलती है, कस्तूरी मृग होता है ना, उससे कस्तूरी मिल जाती है, और भी बहुत सारी मूल्यवान जड़ी बूटियाँ होती हैं जो ऊपर रहती हैं। अब जब धीरे धीरे यहाँ पर गर्मी बढ़ने लगेगी, जैसे अब गर्मी बढ़ गई, मार्च में, फरवरी लास्ट में जाना शुरू कर देंगे ऊपर, तो वहाँ पर बर्फ़ पिघल जाएगी। बर्फ़ पिघलने के बाद बुग्यालों में जैसे तैसे थोड़ी बहुत खेती करेंगे। आप देखते हो ना, ले लो पहाड़ी आलू है ना, पहाड़ी आलू, पहाड़ी टमाटर, पहाड़ी पालक, कहाँ से आ रहा है ये? वहीं से तो आ रहा है ना। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, बर्फ़ पिघल जाती है, तो वही, अच्छा वो जो वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है ना, वो इतनी नमी दे जाती है कि वहाँ सिंचाई की ज़रूरत ही नहीं है, ज़मीन में अच्छी खासी नमी दे जाती है, और जैसे ही गर्मी आती है थोड़ी बहुत बर्फबारी या बारिश हो जाती है, अच्छी खासी वहाँ पर फसल हो जाती है। तो ऊपर जाएंगे, वहाँ पर जंगल को साफ़ करेंगे, क्या करेंगे? जंगल को साफ़ करेंगे और वहाँ पर खेती करेंगे गर्मी के मौसम में। इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं, है ना? कितने सारे नाम अब बताओगी तुम। ये जंगल को साफ़ करना और साफ़ करके खेती करना, आग लगा के, इसको क्या नाम कहते हैं? झूम खेती। और हाँ जोर से बोलो, हाँ ऐश बर्न और काटिल, और एक नाम हो रहा गया दहन कर्तन, है ना। दहन कर्तन का मतलब काटना, पेड़ों काटना, झाड़ियों काटना, उसमें आग लगा देना, जंगल साफ, है ना। तो इसकी झूम खेती की बात कभी अलग करेंगे। तो ये झूम विधि से या झूम काटिल विधि से, या इंग्लिश में क्या, जो तुमने कही वही, है ना ठीक है, और दहन कर्तन, है ना। तो इस विधि से ऊपर जाकर ये खेती करते हैं। अब जैसे जैसे ठंड पड़ने लगेगी नीचे आ जाएंगे, नीचे के इलाकों में आ गए, नीचे के इलाकों में खेती। तो खैर, तो जो आपकी भोटिया जनजाति है वो ऋतु प्रवास करती है या सीजनल माइग्रेशन करती है,
ठीक है। अच्छा, ये अपने साथ चाहे ऊपर पहाड़ों पे जाएं या नीचे पहाड़ों पर आएँ, इनके साथ पशु जरूर रहेंगे। भेड़ बकरियां जो हैं, भेड़ बकरी पालक भी हैं, भेड़ बकरियां इनके साथ ज़रूर रहेंगी। तो कई बार आ जाता है नाम चलवासी पशु चारक, चलवासी पशु चारक। हाँ साहब, तो पशु चारक तो हैं ही, एक से दूसरी जगह जाते हैं तो अपने जानवरों को भी साथ लेकर जाते हैं। तो हालांकि जो भोटिया जनजाति है ना, उसका जो ध्यान सुनना, हर चीज़ को ध्यान सुनना, एग्जाम में इसी तरह से सवाल आएगा। जो भोटिया जनजाति है कहाँ रहती है बेटे? ज़्यादा पिथौरागढ़ में, है ना। तो जो भोटिया जनजाति, पिथौरागढ़ का मतलब ऊंचे और मध्य हिमालय में, भोटिया जनजाति का जो मुख्य पेशा है वो है भेड़ बकरी पालन या पशुपालन, ठीक है ना। भेड़ बकरी पालन या पशुपालन का मुख्य पेशा है। और भेड़ बकरी किसके लिए पालते हैं? ये दूध भी मिलता है, मांस भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से भेड़ बकरी पालते हैं ये ऊन के लिए। आपको पता ना ऊन कहाँ से मिलती है? भेड़ बकरियों से मिलती है ना। तो मुख्य रूप से जो ऊन, ये जो भेड़ बकरी पालते हैं ये ऊन के लिए पालते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? पशुपालन या भेड़ बकरी पालन, ठीक है ना। अब अपने साथ पशुओं को भी लेकर चलते हैं। तो चलवासी, चलवासी का मतलब चलते रहते हैं, एक जगह वहाँ निवास बनाया, फिर उठे, फिर दूसरी जगह वहाँ पर निवास बनाया, तो इसको कहते हैं चलवासी। एक जगह पर नहीं रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। अब पशुपालन पर करते हैं तो इनका नाम हो गया क्या? चलवासी पशुचारण। तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड में इसमें से कौन सी जनजाति चलवासी पशुचारक है? तो भोटिया है। जैसे उधर यूरोप में चले जाओ, लैप्स, मध्य एशिया में चले जाओ तो खिर्गिज़, है ना, तो वो भी चलवासी पशुचारक है, ये भी चलवासी पशुचारक हैं। अब भेड़ बकरी पालते हैं खास करके ऊन के लिए। तो इनका जो मुख्य शिल्प हो गया, मेन जो शिल्प है, हालांकि लेसन प्लान में लिखा होगा आगे कहीं, तो मैं जब जाऊंगा वहाँ तो बता दूंगा, लेकिन फ्लो में बातें चल रही है तो बता देता हूँ। तो इनका शिल्प माने बेटे दस्तकारी, है ना। ऐसा कुशल काम जो हाथ से किया जाए, मशीन से नहीं। मशीन से आप बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे हो, अब जैसे ये है ना, आपके सामने स्टूल रखा हुआ है, ये मशीन से बना हुआ है, ये शिल्प नहीं है, ये मशीन का प्रोडक्ट है। लेकिन जिस बेंच पे आप बैठे हो लकड़ी की ना, ये हाथ से बनी हुई है, ये शिल्प है। तो बहुत ही अच्छे जो हैं ऊन के बहुत अच्छे शिल्पकार हैं ये। ऊन से बहुत सारी शालें, दरी, कालीनें ये बनाते हैं। तो ऊन और ऊन से बने जो शिल्प हैं वो। अच्छा, उत्तराखंड में भोटियास का जो हब है ऊन ट्रेड का, ऊन और ऊन से बनी जो चीज़ें हैं उस व्यापार का जो हब है, यानी ऊनी कपड़ों का जो हब है, तो उसमें ये सवाल बताओगे आप, कौन सा शहर है? हाँ भाई बताओ कौन सा शहर है? अनीस, तुम तो घूमते रहते हो। भोटियास का ऊन के कारोबार से जुड़ा हुआ प्रमुख शहर या कस्बा कौन सा उत्तराखंड में? हाँ, भीमताल, हाँ, नैनीताल। अच्छा, आप नैनीताल गए तिब्बती मार्केट में और वहाँ पर ऊनी सामान देखा ना? मुंशियारी जाओ। कहाँ जाओ? मुंशियारी। मुंशियारी जो है इस ऊनी जो साजो सामान है, कपड़े लत्ते जूते, इनका केंद्र मुंशियारी, ठीक है ना। भोटियास का क्षेत्र है, ठीक है, ओके। खैर आगे चलते हैं, इसी पे रहते हैं। तो अच्छा, अगर शिल्प की बात करें तो आप लोग यहाँ छाछ आते हैं ना, छाछ सुनिए। अब तो वो दस्तकारी खत्म हो गए, आते थे ना, छज आते ना, समझते ना, छाछ जो डलियाँ होती थी। अभी गेहूं का सीजन है ना, गेहूं का सीजन गया तो हम लोग क्या करते थे, बचपन में हमने देखा हमारी मम्मी क्या करते थे, गेहूं जब काटते थे ना तो पूरा का पूरा उसका तना ले आते थे, बाल अलग तना अलग। और गेहूं के जो होते थे उसको हमारे यहाँ कहते थे उसको सीख, क्या कहते थे? सीखें, गेहूँ की सीखें कहते थे। तो उनसे तरह तरह की डलिया, पंखे, छाछ, ये चीज़ें बनाते थे। अब जो छाछ स्पेशली जो बनता है वो थोड़े से मोटे तने से बनता है, घास फूसी होती है। हमारे यहाँ उसको क्या कहते हैं जिससे छाछ बनता था भाई? क्या कहते थे? बांस कहते थे, कांस कहते थे। बांस, कांस, तमाम तरह के घास फूस हैं बेटा। कांस से तो झाड़ू बनती है ना। तमाम तरह के घास फूस हैं जिनके थोड़े तने मोटे होते हैं, है ना। पहाड़ पे एक खास तरह का घास मिलता है जिसको हम रिंगाल और मोस्टा कहते हैं, ठीक है ना। मोस्टा और रिंगाल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिंगाल और मोस्टा। तो रिंगाल और मोस्टा जो है खास तरह का घास है पहाड़ पे जिसका तना थोड़ा सा मजबूत होता है। तो इससे तरह तरह की कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं, जैसे पंखे हैं, है ना, छाछ हैं, चटाइयाँ हैं और डलियाँ हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रिंगाल और मोस्टा से बनती। अब तो प्लास्टिक आ रहा है, स्टील के छाछ आ रहे हैं, हल्के हल्के स्टील के छाछ आ रहे हैं, प्लास्टिक के छाछ आ रहे हैं। तो वो जो कलाकारी है वो ख़त्म ही होती जा रही है, ठीक है। सवाल आता है कि इसमें से कौन सी जनजाति रिंगाल और मोस्टा शिल्प में कुशल है? तो भोटिया जनजाति, ठीक है। मोस्टा और रिंगाल क्या हुए? अरे वो देखे खजूर के पंठे, खजूर की जो पत्तियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं? पंठे। खजूर के पंठे से क्या बना लेते हैं? डलियाँ बनती हैं उससे, हाँ, पंखे बनते हैं उससे, है ना। खजूर के पंठों से डलियाँ बन जाती हैं। बनाई कभी? नहीं ना, इंग्लिश मीडियम पढ़े हो ना कॉन्वेंट में, हाँ। खैर तो अच्छा, पशुपालन करते हैं ये। जड़ी बूटी जब सर्दियों में या गर्मियों में जब जाते हैं ऊंचे हिमालयों में
बर्फ़ पिघल जाती है तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इनको मिलती हैं, तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ये वहाँ से ले आते हैं और बेचते हैं। तो जड़ी बूटियों का कारोबार करते हैं। कीड़ा जड़ी, ऊंचे हिमालयों में कीड़ा जड़ी जिसे आप कहते हैं यारसा गंबू, वो खूब मिलती है वहाँ पर, उसका कारोबार करते हैं। और यहाँ पे लिखा रिंगाल और मोस्टा, एक ही चीज़ है, रिंगाल, मोस्टा, नरकुल, शिल्प। नरकुल माने नरकट। इसके अलावा कीड़ा जड़ी इसके साथ आ गया, कीड़ा और ये जड़ी, कीड़ा जड़ी इसके साथ आ गया। झूम कातिल विधि से ये खेती करते हैं। अच्छा, भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, उससे पहले 1962 से पहले जो भोटिया जनजाति थी वो तिब्बत से व्यापार करती थी। भारत और तिब्बत के बीच में जो व्यापार होता था तो होता ही था, लेकिन उत्तराखंड में जो भोटिया जनजाति है वो तिब्बत से व्यापार करती थी। ठीक है, तिब्बत की मंडियों से इनका व्यापार होता था। कालीन और शाल ये खूब बनाते हैं। ओके, ये तो बात रही भोटियास की। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ गया हमारा थारू जनजाति। तो थारू जनजाति के जो घर होते थे पहले, अब तो खैर मॉडर्न नई बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनने लगी हैं, पहले जो इनके घर होते थे खेतों के निकट होते थे, यानी कि जहाँ पर इनकी ज़मीनें खेती किसानी की वहीं पर अपना ये घर बना लेते थे। और घास फूस के घर होते थे, और घास फूस के और मिट्टी के मकान होते थे। अब तो खैर धीरे धीरे सब ईंट के मकान होते जा रहे हैं। अच्छा, मुख्य रूप से ये धान की खेती करते हैं। इनका जो मुख्य पेशा है वो धान की खेती करते हैं। इसके अलावा कृषि, पशुपालन, शिकार। मैंने लिखा कृषि प्लस पशुपालन प्लस शिकार, 3 चीज़ें मैंने लिखी आपको। तो जब शुरू में इन लोगों ने क्या जो ध्यान दिया वो दिया चावल की खेती पर, धान यानी कि चावल की खेती पर। और शिकार का मतलब क्या है, वही जो सी फूड मिलता है जंगल में वो, या शहद वगैरह जो मिलता है उसका शिकार कर लेना। पशुपालन वही गाय भैंस भेड़ बकरी ये भी पाल लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो थारू, अगर कुमाऊं के जो थारू हैं वो स्थायी कृषक हैं, यानी उनका पेशा अब स्थायी रूप से खेतीबाड़ी हो गया। भारत नेपाल सीमा पर जो थारू बसे हुए हैं, भारत और नेपाल सीमा पर, वही खटीमा वनवासी, खटीमा और वनबसा, भारत नेपाल सीमा पर जो थारू बसे हुए हैं वो चलवासी, कृषक और आखेटक हैं, यानी कि एक से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, खेती भी करते हैं। आखेटक माने शिकारी। ठीक है। और दक्षिणी गढ़वाल यानी कि साउथ गढ़वाल में भी थारू आपको मिलेंगे। तो साउथ गढ़वाल के जो थारू हैं वो कृषक भी हैं और आखेटक भी हैं, यानी खेती किसानी भी करते हैं और शिकार भी करते हैं। अब जैसे हम कहते हैं ना टैटू, उसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं गोदना या गुदवाना। तो खास करके थारू समाज की जो महिलाएं हैं उनको शरीर पर टैटू बनवाने का विशेष शौक है। और सबसे ज़्यादा चिन्ह है वो इस जगह पर ओम का चिन्ह, ओंकार जो ओम का चिन्ह है, और हाथ पे अपना और अपने पति का नाम गुदवा लेना, टैटू। ठीक है साहब। अब जो बुक्सा हैं वो धान की खेती करते हैं, ये भी जैसे थारू करते हैं ये भी धान की खेती करते हैं, शिकार भी करते हैं। संग्रह का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। जंगल से बहुत सारे फल फूल उनको इकट्ठा करना, मछली सी फूड वगैरह है उसको इकट्ठा करके रख लेना। नरकट या नरकुल शिल्प, नरकट समझे आप, जो ऐसी घास है ना जिसका तना मजबूत होता है उसे हम नरकट कहते हैं। तो उससे तरह तरह की चारपाइयाँ बुनना, चटाइयाँ बुनना, इस तरह की चीज़ें ये लोग करते हैं। डलियाँ, छाछ, पंखे, इस तरह की चीज़ें बुनना। ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ पर हम बात करें, एक छोटी सी लाइन में लिख रखी है जोहारी और शोका। जोहारी और शोका ये भी जनजाति हैं, तिब्बतियों की नस्ल हैं जोहारी शोका। ये ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के पास पूर्वी पिथौरागढ़ में। पूर्वी पिथौरागढ़ मतलब पिथौरागढ़ की पूर्वी दिशा में। भेड़ पालते हैं, भेड़ पालक हैं और जड़ी बूटियों को ये इकट्ठा करते हैं। कौन, जोहारी और शोका। उसके बाद आगे चलें, जाट जो है ये सबसे ज़्यादा रहते हैं उत्तरकाशी में। यहाँ देखेंगे आप, जाट उत्तरकाशी में रहते हैं। ये भोटिया या तिब्बती नस्ल है। अच्छा, जाट जो है अपने आप को राजा जनक के वंशज कहते हैं। जाट अपने आप को क्या कहते हैं, राजा जनक के वंशज कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं, भारत तिब्बत सीमा पर, भारत और तिब्बत सीमा पर उत्तरकाशी में जो जांदू गांव है वो इनका मूल निवास है। भारत और तिब्बत सीमा में कहाँ पर, उत्तरकाशी में जांदू गांव जो है वो इनका मूल निवास है। अब ये जो जाट जाति के लोग हैं इनका सबसे प्रमुख त्यौहार जो है वह है लोहसर, बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन को ये लोहसर के नाम से मनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना, किधर गया त्योहारों में, लोहसर यहाँ भी लिखा है ना मैंने, और यहाँ भी लिखा है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जाट जो है वो भोटियाज की ही नस्ल है। उत्तरकाशी में भोटियाज को क्या कह लेते हैं हम, जाट कह लेते हैं। ठीक है ना। आप कहोगे साहब भोटिया में भी ये बताया तो जाट में भी ये बताया, तो दोनों एक ही हैं। ठीक है ना। लोहसर बसंत पंचमी नए साल का त्यौहार है ये। और दूसरा शूरगेन जो त्यौहार है वो भोटियाजी मनाते हैं, खास करके जाटी मनाते हैं। ये उस दिन मनाते हैं जब इनकी भेड़ बकरियों की ऊन उतारी जाती है।
अच्छा, इनमें वर्ण प्रथा है। जाट जो है, जाट जाति में वर्ण प्रथा, यानी कि वो था ना ऊंच नीच, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, अलग अलग वर्ग, तो ये प्रथा इनमें चलती है। ठीक है, बस एक और रह गया आपका जौनसारी जाति। जौनसारी जाति, सॉरी राजी जाति रह गई है। राजी को हम वन रावत भी कहते हैं, वनों में ही रहते हैं ये अभी भी, हालांकि धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा में आ चुके हैं और राजी जाति के एमएलए भी बन चुके हैं, विधायक भी बन चुके हैं। ठीक है ना, समय के साथ हालात बदल रहे हैं, ये भी समाज की मुख्य धारा में आ गए हैं, है ना। जंगल के कोने कोने तक स्कूल कॉलेज पहुंच गए हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल पहुंच गए हैं। खैर, राजी को हम वनरावत भी कहते हैं। और मैंने यहाँ स्टार लगा रखा। अब हम मानव विज्ञान की दृष्टि से कहें तो ये उत्तराखंड की जो आदिम जनजाति है, या उत्तराखंड के मूल निवासी या आदि निवासी जो हैं, आदि निवासी माने सबसे पुराने निवासी, कोल और किरात, तो कोल और किरातों के वंशज हैं ये। राजी जो हैं ये किसके वंशज हैं? कोल और किरातों के वंशज हैं। ठीक है, यहाँ पर मिला। लेकिन स्वयं को ये रजपाल राजपूत मानते हैं, रजवार। अब देखो आप ना, थारू जो हैं वो क्या कहते हैं अपने आप को? राणा प्रताप के वंशज कहते हैं। बुक्सा क्या कहते हैं? स्वयं को परमार या पमार राजपूत कहते हैं, है ना। ओके, भोटिया अपने आप को शायद खस राजपूत कहते हैं, है ना। भोटिया अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। तो उसी तरह से राजी अपने आप को क्या कह रहे हैं? राजी कह रहे हैं कि साहब हम रजपाल राजपूत हैं, रजवार घराने के राजपूत हैं। लेकिन मानव विज्ञान की दृष्टि से ये कोल किरातों के वंशज हैं, जो कि उत्तराखंड की मूल या सबसे पुरानी आबादी है। अब यहीं पर सवाल आता है कि उत्तराखंड की सबसे आदिम जनजाति कौन सी है? तो राजी। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, अब मूलतः यानी कि ज़्यादातर ये रहते कहाँ हैं? राजी जनजाति के लोग आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे उत्तराखंड में धारचूला और डीडीहाट में। कुछ हज़ार रह गए, इनकी जो तादाद है, इनकी जो संख्या है वो लाखों में नहीं, कुछ हज़ार रह गई है। राजी जनजाति जो है हमारे यहाँ सबसे संकटग्रस्त है और धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये आपको पिथौरागढ़ जिले में मिलेंगे, धारचूला और डीडीहाट में। शिव जी को मानते हैं, शिव जी को ये कहते हैं बागनाथ, यानी कि इनके सबसे प्रमुख देवता कौन से? बागनाथ, जो किसका रूप है? शिव जी का रूप है। ठीक है, हिंदू धर्म को ही मानते हैं, झूम कातिल विधि से खेती करते हैं। अभी मैंने आपको बताया झूम कातिल विधि क्या होती है। अच्छा, ये काष्ठ शिल्प यानी कि लकड़ी के शिल्पकार हैं, लकड़ी से तरह तरह की जो कलात्मक वस्तुएं हैं वो बनाते हैं, काष्ठ शिल्प। अच्छा, इनको आदर्श व्यापारी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आदर्श व्यापारी? अब तो खैर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने लगे हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि आम आदमियों से जो सोसाइटी है हमारी ना, उससे ही बचते थे, उससे दूर भागते थे, समाज की जो मुख्य धारा उससे दूर भागते थे, या कह सकते हैं शर्माते थे। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर जो जंगल है, घना जंगल, यहाँ पर राजी लोग रह रहे हैं, उसके पास में ही कोई कस्बा है या कोई गांव है जहाँ पर जो हम आप जैसे आम लोग जो वो रह रहे हैं। तो जो खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ें हैं, फल सब्जियाँ वगैरह, घी तेल नमक, है ना, मछली वगैरह, जो कुछ भी है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अब वो इनको भी चाहिए। लेकिन कैश तो है नहीं, हम लोगों में कैश चलता है ना, हम लोगों में क्या सिस्टम है? कैश सिस्टम है। तो अब ये क्या करते थे कि रात को आते थे, रात को आएंगे और जो भी इन्होंने लकड़ी का जो साजो सामान बनाया है, जो कुछ भी है इनके पास, वो आएंगे और किसी दुकान के सामने रख देंगे। ठीक है साहब, रख दिया, अगले दिन फिर आएंगे रात को। अब वो जो दुकानदार आएगा वो देखेगा ये सामान कितने का होगा, वो उसको रख लेगा और इनकी ज़रूरत के जो भी साजो सामान होंगे अगले दिन रात को भरा। अब अगले रात को फिर आएंगे, वो सामान वहाँ से उठाएंगे और अपने घर ले जाएंगे। रात को आएंगे, कुछ चीज़ दे जाएंगे, अगली रात को आएंगे, उसके बदले में जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले जाएंगे। इसलिए इनको कहा गया इनविजिबल ट्रेडर्स या अदृश्य व्यापारी, उत्तराखंड के अदृश्य व्यापारी, इसलिए इनको कहा गया। ठीक है, अब ये गहन संकटग्रस्त है, मैंने आपको बता दिया, सबसे आदिम यानी कि सबसे पुरानी जनजाति है। ठीक है ना। अब जैसे बुक्साज में है ना मालगति प्रथा या वधु मूल्य, यानी शादी करनी है तो कन्या पक्ष को कुछ देना, तो इनमें भी ये परंपरा रही थी अतीत में, वधु मूल्य प्रथा। ठीक है ना, यानी कि जब शादी करनी है तो बहू को कुछ ना कुछ आपने देना है। ओके, आगे चले। अब इनमें अब तो नहीं है, खैर बाल विवाह होता था, बाल विवाह माने बचपन में ही शादी कर देना, और एक होता था पलायन विवाह। पलायन विवाह को आप ये कह सकते हो अपनी मर्जी से, घर वालों से अलग हट करके अपनी मर्जी से शादी कर लेना। पलायन विवाह भी इनमें चलन में था। अब तो खैर धीरे धीरे ये प्रथाएं कम होती जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ इसमें रह गई, जौनसारी में बूढ़ी दिवाली, यह मैंने शुरू में पढ़ना भूल गया था। बूढ़ी दिवाली जो है जौनसारी जाति के लोग मनाते हैं, और जो हमारी राष्ट्रीय दिवाली है उसके 1 महीने बाद इस त्यौहार को लोग मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो कुछ ख़राब लगा हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।